तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो टॉपिक है, अभी वो सब बंद करो, असाइनमेंट बंद करो, जब हम बताएंगे तब ओपन करो, ठीक है? अभी बंद करो, अभी मेरी बात सुनो। इनको अपनी बात सुनाने का बड़ा शौक है, बात ही सुनाने बात सुनाने का शौक था, इसलिए टीचर बन गए। तो हम लोग जो है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक या मैथमेटिक्स का टॉपिक है। तो पहले तुम बताओ, फिजिक्स का टॉपिक है मैथमेटिक्स का? किसी को पता है मैथमेटिक्स का कि फिजिक्स का? नहीं, ये टॉपिक मैथमेटिक्स का है, ठीक है? ये फिजिक्स का टॉपिक नहीं, ये मैथमेटिक्स का टॉपिक है। तो ये एक सिंपल टॉपिक है जो आज हम लोग देखेंगे, ठीक है? अब इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है, देखो, जैसे हमने आपसे कहा कि हम एक गारंटी लेते हैं कि आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना पड़ेगा जितना बुकलेट में है। तो अगर पेपर देखकर आप तैयारी करोगे तो कभी भी आप अच्छी तैयारी नहीं कर पाओगे। एक पेपर देख लिया कि यार पिछले साल ये चीजें पूछी गई तो यही यही हम लोग कर लेते हैं, ठीक है? तब आप नहीं कर पाएंगे। आपको करना क्या है, आपको हर वो चीज पढ़नी जिसका कभी यूज हुआ हो, ठीक है? कि जब आप प्रीवियस ईयर करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? और अगर प्रीवियस ईयर करते समय आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। मेन होता है कॉन्फिडेंट होना, और कॉन्फिडेंट होंगे तब जब आप हर तरह की चीजें पढ़ लेंगे, लेकिन अपने सिलेबस के अंदर, ठीक है? तो इसका यूज भी कभी कभी हुआ है। इसका यूज नीट में क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में, अभी हम कराएंगे, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैट और ग्रेविटेशन दोनों का यूज हुआ था, ठीक है? तो थोड़ा थोड़ा आपका डेमो भी हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैट और ग्रेविटेशन का, और बाकी हम लोग उसको देख भी लेंगे क्वेश्चन, ठीक है? ऐसे ही जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे मैटर वेव्स पढ़ते हैं, ठीक है? मैटर वेव जो डी ब्रॉय वेव्स होती हैं, तो मैटर वेव में भी इसका एक बार आपके यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें उसने ऑर्डर का यूज किया था। ऐसे ही ग्रेविटेशन में क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें भी इसके वेलोसिटी से रिलेटेड था, उसमें भी उसने ऑर्डर का यूज किया था। आपके यहाँ क्वेश्चन पूछा है, इसमें उसने ऑर्डर पूछा। तो ऐसा नहीं कि बहुत बार पूछा गया है, बट एक बार भी अगर पूछा गया तो हमें आना चाहिए। अब ये टॉपिक ऐसा है जो कहीं पर भी यूज किया जा सकता है। जैसे आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला जो फिजिक्स नहीं पढ़ता उसको भी पता रहता है, F बराबर ma। ये फॉर्मूला सबको पता रहता है। तो ये जो फॉर्मूला है, अब आपको मान लिया हमने क्वेश्चन दे दिया जिसमें हमने आपको मास दे दिया और एक्सेलरेशन की वैल्यू दे दी, और हमने पूछा बताओ फोर्स क्या है। तो क्या करना, मल्टीप्लाई करना, सॉल्व कर लेना है, ठीक है? लेकिन अगर वहीं पर हमने कह दिया कि जब इतना मास है, उसका एक्सेलरेशन इतना है, तो उस पर लगने वाले फोर्स का ऑर्डर या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, दो टर्म्स है, ऑर्डर एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, दोनों का अलग अलग मतलब होता है, ठीक है? तो उसका ऑर्डर या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताओ क्या होगा। अब तुम फंस गए कि नहीं? अब अगर आपको इतना सिंपल क्वेश्चन है और आपको अगर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो इसका आंसर तो तुम दे नहीं पाओगे ना, क्योंकि आपको वो आंसर नहीं लिखना, उसका ऑर्डर बताना है या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताना है। जैसे मान लिया हम मैटर वेव्स पढ़ रहे हैं, डी ब्रॉय वेव्स, ठीक है? फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू, पता है किसी को? H डिवाइडेड बाई क्या होता है, P, ठीक है? मोमेंटम, या M इंटू V, ठीक है? तो अब मान लिया उसने आपसे कह दिया कि कोई भी पार्टिकल दे दिया, उसकी वेलोसिटी दे दी, मास दे दिया, उसका मोमेंटम ही दे दिया, मोमेंटम हिंदी में जिसको संवेग बोलते हैं, ठीक है? प्लैंक्स कांस्टेंट हो ये आपको दिया जाएगा, और उसने मोमेंटम आपको संवेग उसका दे दिया, ठीक है? अब उसने कह दिया कि जो डी ब्रॉय वेवलेंथ है उसका ऑर्डर या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताओ क्या होगा, ठीक है? अब आपको फॉर्मूला पता है, वैल्यू रखकर सॉल्व ही तो करना है, डिवाइड ही तो करना है, ठीक है? लेकिन अगर आपको ऑर्डर या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो तुम फंस गए ना क्वेश्चन में, फिर तो आप नहीं आंसर दे पाओगे उसका। तो इसीलिए हम लोग ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि ऑर्डर या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड को हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमाण, ठीक है? मैग्नीट्यूड को हिंदी में बोलते हैं परिमाण। हम हिंदी भी बताते रहेंगे, कुछ हिंदी मीडियम में भी रहते हैं ना, तो नहीं समझ में आता है इंग्लिश में, तो ऐसे हिंदी में बता दिया करेंगे, तो इसको अपना लिखना अपना लिख लिया करना। बाकी तो आजकल गूगल बाबा ही है, ठीक है? जिसकी भी इंग्लिश देखनी, हिंदी देखनी, डाला तुरंत देख लिया, ठीक है? तो मैग्नीट्यूड को हिंदी में बोलते हैं परिमाण। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, जैसे अगर हमने लिखा यहाँ पर 10 किलोग्राम, देन व्हाट इज मैग्नीट्यूड, परिमाण क्या है? 10। कई लोगों ने आंसर दिया यहाँ पर 10, ठीक है? तो हम लोग शुरुआत यहीं से करते हैं, ठीक है? कि यहाँ पर जो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है 10 किलोग्राम, तो उसमें 10 मैग्नीट्यूड नहीं होता है, पूरा 10 किलोग्राम मैग्नीट्यूड होता है। तो यहीं से अपना सुधार कर लो। तो आपको लगेगा देखो हम तो इंटर पास करके आ गए, 12th पास करके आ गए, इससे क्या कौन सा इफेक्ट पड़ गया?
ठीक है, हमें नहीं पता। लेकिन देखो इफेक्ट यहाँ पर आपको बस ये समझना है कि अगर आप एक छोटी सी गलती करते हैं तो उसका कितना बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है कहीं पर भी, ठीक है, तो वो आपको समझना है। जैसे कई लोगों को लग रहा होगा यार अभी तक हम तो यही जान रहे थे कि 10 ही मैग्नीट्यूड होता है, ये आज तो पूरा हो गया 10 किलोग्राम मैग्नीट्यूड हो गया। तो हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि मैग्नीट्यूड में एक्चुअल में दो चीजें होती हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड ये सिर्फ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती, ये यूनिट होती। तो मैग्नीट्यूड परिमाण का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, ठीक है, दोनों चीजों का मल्टीप्लीकेशन होता है। हम लोग यहाँ पर जैसे अब आप सोचो कि अगर आप इसको मैग्नीट्यूड कह रहे हैं 10 को, तो कितनी बड़ी गलती होगी और कहां कहां प्रॉब्लम होगी। जैसे एक सिंपल एग्जांपल समझो कि जैसे हमने आपसे कह दिया, आपने कहा कि 10 मैग्नीट्यूड है, हमने यहां पर लिखा फोर्स, फोर्स हमने लिखा वेक्टर फॉर्म में 10 न्यूटन, ठीक है, और डायरेक्शन इसकी हो गई आई कैप, आई कैप मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। आगे तो हम लोग सब पढ़ेंगे, आसपास ऐसे रफली आपको बता रहे हैं। एक्सलेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं त्वरण, तो एक्सलेशन जो है वो भी मान लिया है 10, लेकिन एक्सलेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और आई कैप, ठीक। तो ये इसकी डायरेक्शन हो गई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ये मैग्नीट्यूड हो गया यहाँ पर फोर्स का और एक्सलेशन का। अब अगर आप देखो कि आपने जो डेफिनेशन बताई उस डेफिनेशन के हिसाब से 10 मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और आई क्या है, डायरेक्शन है, ये क्या है, दिशा है उसकी, डायरेक्शन, और ये क्या है, मैग्नीट्यूड हो गया 10। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है आपके अकॉर्डिंग, जो आपने भी 10 आंसर दिया था उसके अकॉर्डिंग दोनों का मैग्नीट्यूड सेम 10 और 10, और दोनों की डायरेक्शन सेम। और अगर ऐसा है तो फिर हम लिख सकते हैं F बराबर A। न्यूटन होते तो गिरा गिरा के मारते, नहीं नहीं मारते, कहते हमने इतना मेहनत से फॉर्मूला बनाया बराबर है में, तुमने उसको उठाकर क्या कर दिया, बराबर A, ठीक है, तो गलत बात हो गई ना। F इक्वल टू A तो नहीं होता है, क्या होता है, M इंटू A होता है, ठीक है। जबकि आपकी डेफिनेशन यहां पर गलत हुई, इफेक्ट कहां पर जा रहा है, तो सोचो कितनी चीजें गलत, और न्यूटन का फॉर्मूला गलत हुआ तो मतलब पूरी फिजिक्स ही गड़बड़ हो जाएगी सर, तो न्यूटन सब कहीं आ जाते हैं ना, ठीक है। हम लोग यहाँ पर अब जैसे कुछ लोग कहेंगे नहीं मास 1 ले लो तो क्या फर्क पड़ता है, तब तो ये बराबर यही हो जाएगा, m इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। तो आप जब यहाँ लिखोगे m इज इक्वल टू 1 तो उसकी यूनिट भी तो तुम्हें रखनी पड़ेगी कि नहीं रखोगे। तो भले उसका मैग्नीट्यूड मतलब आप यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 रखोगे, लेकिन 1 नहीं 1 किलोग्राम रखोगे, तो मतलब उसकी यूनिट जुड़ेगी, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलकर ही तो न्यूटन बनेगा, ml टू द पावर -2, ठीक है, डायमेंशंस में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका मतलब हमने गलती क्या की, यहाँ गड़बड़ क्या हो गया, पूरा न्यूटन का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां से रिजल्ट क्या निकलता है कि हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि हम छोटी छोटी चीजें गलत ना करें, ठीक है। छोटी छोटी चीजें गलत करोगे, बड़ी बड़ी चीजें ऑटोमेटिकली गलत होती चली जाएंगी, ठीक है। तो हम लोग ये चीज ध्यान रखेंगे कि जो मैग्नीट्यूड होता है उसमें दो चीजें होती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, इसी को हम लोग बोलते हैं परिमाण या मैग्नीट्यूड। तो आज से अगर कोई आपसे पूछे 10 किलोग्राम या 10 मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है तो इसमें, या कुछ भी वैल्यू लिखी गई है तो इसमें मैग्नीट्यूड क्या है, पूरा मैग्नीट्यूड है, पूरा 10 किलोग्राम इज द मैग्नीट्यूड, 10 मीटर पर सेकेंड इज द मैग्नीट्यूड, सिर्फ 10 नहीं बोलोगे। तो अगर हमने रेफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स जानते हो ना, अपवर्तनांक हिंदी में जिसको बोलते हैं, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या होती है, मतलब फॉर्मूले वाली डेफिनेशन क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, अपवर्तनांक c डिवाइडेड बाई v, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यही होता है ना। अब यहां c की यूनिट मीटर पर सेकेंड, v की यूनिट, दोनों यूनिट गायब हो गई। जब दोनों यूनिट गायब हो गई तो कुछ भी बचेगा, ऐसे मान लिया 1.5 बचा, अब यहाँ यूनिट तो है नहीं। अब मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्या होगा, 1.5 होगा, क्योंकि इसके पास यूनिट ही नहीं है। तो जब यूनिट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर यूनिट है तुमने छोड़ दिया तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है, समझ गया ना। कि यूनिट अगर है ही नहीं, किसी ऐसी भी क्वांटिटीज होती है ना जिनके पास यूनिट नहीं, ऐसे एक एग्जांपल दिया आपको, तो यूनिट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर यूनिट है और तुमने छोड़ दिया तो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया ना कि मैग्नीट्यूड में दोनों चीजें आएंगी, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, लेकिन अगर किसी क्वांटिटी के पास यूनिट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई आपसे पूछे अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो जो है वैल्यू वही बता दोगे, 1.5 बता देंगे, उसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो ऐसी बहुत सारी क्वांटिटी होती है, जैसे रिलेटिव डेंसिटी, उसकी भी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर बुकलेट पर। तो जो बुकलेट में लिखा हुआ है वही यहाँ पर सामने लिखा हुआ है।
आज उसमें हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन अभी पहले थ्योरी वाला पॉइंट पढ़ लेते हैं। उसमें कोई लिखना नहीं, लिखने वाली चीजें स्टार्ट होंगी सिग्निफिकेंट फिगर में थोड़ा बहुत है, बाकी एरर से हम लोग लिखने वाली चीजें स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये बहुत बेसिक टॉपिक है, जरूरी है पढ़ना, क्योंकि फिर छूट जाते हैं तो फिर छूट ही जाते हैं। और एक चीज मान के चलना, इस बुकलेट से 3 क्वेश्चन आने हैं, मतलब इसको हल्के में मत लेना। इस साल कितने क्वेश्चन आए थे? 3 ही क्वेश्चन आए थे। फिर ठीक है, इस बुकलेट से 3 क्वेश्चन आए थे, 2 डायमेंशन के क्वेश्चन थे और एक लीस्ट काउंट का क्वेश्चन था। लीस्ट काउंट का जैसा क्वेश्चन था दूसरे तीसरे नंबर पर हमने वैसे सिमिलर क्वेश्चन करा रखा था। ठीक है, बस डेटा थोड़ा सा चेंज किया गया था। हम कराएंगे, क्वेश्चन मैंने डाल दिया है। ठीक है, हम कराएंगे, आपको सारे क्वेश्चंस कराएंगे, जितने आए थे सब क्वेश्चंस कराएंगे, और आपको हम बताते चलेंगे कौन सा क्वेश्चन कहां पर कैसे पूछा गया था। ठीक है, जो हमने बुकलेट में कराया था, और 2 क्वेश्चन डायमेंशन से रिलेटेड थे। ठीक है, तो जैसे पिछले साल सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन पूछ दिया था, ठीक है, तो मतलब कहीं से भी आ सकते, 2 क्वेश्चन एरर के उसने पूछ दिए थे उठाकर, तो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हमें तैयार रहना है हर तरह से। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी अभी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, आप यहां पर भी देख सकते हैं, बुकलेट में भी पढ़ सकते हैं, जैसे भी आपकी मर्जी। मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू एन इनटू यूनिट। साइंटिफिक नोटेशन की बात करते हैं, तो मैग्नीट्यूड तो समझ लिया हम लोगों ने। अब साइंटिफिक नोटेशन, अभी साइंटिफिक नोटेशन क्या है? साइंटिफिक नोटेशन का रोल आता है, नॉर्मली ज्यादातर हम लोग जब बातें करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के बेसिस पर, अगर इसके बेसिस पर कोई आंसर दिया जाता है तो नॉर्मली हमें साइंटिफिक नोटेशन का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए साइंटिफिक नोटेशन हमें पता होना चाहिए क्या है। सब कुछ एनसीईआरटी में दिया गया, ठीक है, हर चीज एनसीईआरटी में है, और जो एनसीईआरटी के रूल रेगुलेशन है उसी के हिसाब से हम लोग चलेंगे। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड, फॉर एग्जांपल, जैसे साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या होता है? अगर 4370 किलोग्राम है, तो अगर हम पहले नंबर के बाद डेसिमल लगा दें और बाकी सबको हम पावर में कर दें, तो इसी को हम लोग साइंटिफिक नोटेशन बोल देते हैं। ठीक है, मतलब पहले नंबर के बाद डेसिमल, डेसिमल दूसरे के बाद लगा होगा, साइंटिफिक नोटेशन नहीं होगा। अगर डेसिमल इधर होगा, वो भी साइंटिफिक नोटेशन नहीं होगा। लिखते हम हर तरह से हैं, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का मतलब होता है कि आपको पहले नंबर के बाद डेसिमल लगाना, बाकी सब पावर में लिखना है। ठीक है, अब ये कई लोगों को तो आता रहता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। न्यूमेरिकल में जो भी चीजें कैलकुलेशन होगा हम बताते चलेंगे आपको। ठीक है, तो 4.370 इंटू 10³ कैसे लिखा गया, तो ये हम आपको 2 तरह से समझा देते हैं। जैसे यहां पर आप देखो, एक इसका रूल भी होता है, और दूसरा यहाँ पर एक ऐसे, मतलब हम सिंपली अपना दिमाग लगा के उस चीज को देख लेते हैं। तो जैसे यहां पर हमने लिखा था 4370, अब इसको हमें लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में, तो इसके 2 तरीके हैं। एक तो रूल रहता है, तो रूल अभी बाद में समझ लो, पहले सिंपल वे में समझ। जैसे हमें यहां पर डेसिमल लगाना है, कितने हैं? 3 है ना, 0, मतलब सॉरी 3 नंबर है आगे, तो आप 1000 से डिवाइड कर दो तो 4 पॉइंट हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ 1000 से डिवाइड करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो हम लोग क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे, और 1, जैसे यहाँ पर पहला एग्जाम्पल क्या है? 4370, और हम लोग करने क्या जा रहे हैं? इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने जा रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? 4370 इंटू 1000, और उतने से ही हमें डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये हम अपना दिमाग लगा के सोच लेंगे कि हमें अगर यहाँ डेसिमल लगाना है तो कितने से हम भाग करें, और कितने से डिवाइड करना है उतने से ही आप मल्टीप्लाई कर, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि जो ऊपर लिखा वही नीचे लिखा, दोनों हटा दो वही चीज बचेगी। तो इससे जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4.370 इंटू 10⁻। ठीक है, ये हो गया। जैसे मान लिया यहीं पर लिखा होता 43.70, अब मान लिया इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होता, तो आप कितने से डिवाइड करोगे? 10 से डिवाइड करोगे, क्योंकि यहां पर बस डेसिमल इधर ही तो लाना है, तो 10 से भाग कर दो तो 4 पॉइंट हो जाएगा। तो अगर आपको 10 से डिवाइड करना है तो 4370 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करो, ये 43.70 डिवाइडेड बाई 10, तो ये क्या आ जाएगा? 4.370 इंटू 10⁻1। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में आ गया। पहले नंबर के बाद बस डेसिमल आपके सामने आना चाहिए। ऐसे ही मान लिया ऐसे होता 0.4370, अब इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो अब डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई? अब तो गुणा करना पड़ेगा ना, क्योंकि अब आपको 0.43 इसको बनाना है 4.3, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4370 इंटू 10 एंड डिवाइडेड बाई 10। तो हम लोग क्या करेंगे? यहां पर लिख सकते हैं, अब ये मल्टीप्लाई होगा तब ये 4 पॉइंट बनेगा, ये वाला 10 ऊपर चला जाएगा, तो 4.370 इंटू 10⁻। अब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है,
तो ऐसे हम कैलकुलेशन भी आपको सिखाते चलेंगे। तो आप कॉपी, जैसे आपको हाँ एक चीज बताना भूल गए थे कि जैसे नोट्स तो यहीं लिखोगे, जैसे ये है बुकलेट पर ही लिखना है, लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसके लिए आपको एक कॉपी बनानी है, ठीक है। तो एक कॉपी बना लेना, और जैसे अभी आप कहीं भी लिख लो जब तक हम लोगों का रिश्ता तय नहीं होता है, ठीक है। जब जिसका तय हो चुका, मतलब कई लोग इसमें ऐसे भी हैं जो एडमिशन लेकर बैठे हुए हैं, एडमिशन हो चुका उनका, तो जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया है, उनका पढ़ने का इरादा है, तो एक कॉपी आप बना लेना रफ, और ये फेयर वेयर का चक्कर नहीं, ये जो करना है वो सब यही करना है, घर पे सिर्फ रिवीजन। अभी देखो एक महीना तुम्हें बड़ी उलझन मचेगी, एक महीना आपके अंदर जोश ज्यादा होता है लेकिन पढ़ाया कुछ नहीं गया होता, तो आपके अंदर एक महीना बड़ा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही एक महीना बीतता है, फिर आपके पास पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हो जाती है। जैसे फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, बायो भी पढ़ रहे हो, रिवीजन शुरू हो गया, टेस्ट शुरू हो जाएगा, फिर बहुत पढ़ने के लिए रहेगा। बस एक महीना तुम्हें अपने आप को सेटल करना है कि कैसे हमारी स्ट्रेटजी कैसे में करना है। तो आप एक कॉपी बना लेंगे, जिस पर आप एक कॉपी बनाएंगे जिस पर आप क्लास के क्वेश्चंस करेंगे, दूसरी कॉपी आप बनाएंगे जिस पर आप सेल्फ इवैल्यूएशन करेंगे। ये नहीं कि सेल्फ इवैल्यूएशन में पीछे पूरा सॉल्यूशन दिया है तो हमें करने की जरूरत नहीं है, आप उसको भी करो, प्रॉपर करो, और जो यहाँ का है इसके लिए भी एक कॉपी बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप मतलब ये करेंगे नहीं, ऐसे रफली करेंगे, तो बाद के लिए प्रॉब्लम होगी। जब आप उधर रिवीजन के टाइम आता है ना, तब वहां पर ये होता है कि आपको जैसे मान लिया कोई क्वेश्चन आप कर रहे हैं, अब आपको नहीं आ रहा, और साथ में एक काम और करते चलना, जो क्वेश्चन आपको टफ लगता है उस पर स्टार बना लो, क्योंकि लास्ट में यही बुकलेट तुम्हारे पर भारी पड़ने लगती, ठीक है। तो अभी आपको लगेगा इतने से क्या होगा, और बाद में ये लगेगा कि इसके सेल्फ इवैल्यूएशन, आधे से ज्यादा स्टूडेंट की मैं बात बता रहा हूँ जो बात नहीं मानते हैं, सेल्फ इवैल्यूएशन तक इसका नहीं कर पाते हैं, वो इधर के क्वेश्चन में फंस जाते हैं, क्योंकि शुरुआत में प्रॉब्लम करेंगे आप तो दिक्कत होगी, लेकिन अगर शुरुआत से आपने उसमें मार्क बना लिया तो लास्ट में आपके लिए आसान हो जाता है कि आपको पढ़ना है, तो आपने क्या किया, 10 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, अलग अलग यूनिट में अलग अलग क्वेश्चन रहेंगे, तो आप क्या करेंगे, टाइम नहीं है तो आप उन क्वेश्चंस को सिर्फ देख लो जिस पर स्टार बना रखा है, क्योंकि जो क्वेश्चन आज प्रॉब्लम कर रहा है वही क्वेश्चन आपको कल भी प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। जो क्वेश्चन आज आपका लग गया वही क्वेश्चन कल भी आपका आराम से हो जाएगा, तो इसलिए स्टार वाले क्वेश्चंस आप देख सकते हैं लास्ट में, जल्दी में, जब टाइम कम रहता है, ठीक है। तो एक कॉपी बना लेंगे जिस पर सब प्रॉपर वे में आप लिखते रहेंगे, ठीक है। देखो तरीके आपको बदलने पड़ेंगे, जिंदगी में कुछ पाना है, ठीक है, तो तरीके बदलो, इरादे नहीं बदलने, इरादे नहीं बदलना, इरादा आपका वही रहना चाहिए जो आप ठान कर आए हैं, तरीके आपको चेंज करने पड़ेंगे, क्या अब सही है, क्या सही यहाँ पर काम करने का तरीका क्या होगा, ठीक है। तो वो चीजें आपको ध्यान रखें। तो ये जो कॉपी आप एक बना लेंगे तो उस पर आप प्रॉपर सारे क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, जैसे कि कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, कॉपी उठाया, देख लिया, बस बंद कर दिया, ठीक है। हालांकि वीडियो लेक्चर भी रहता है, लेकिन वीडियो लेक्चर से जितना बच के रहोगे उतना ही सुखी रहोगे, ठीक है। वीडियो लेक्चर सबको प्रोवाइड किया जाएगा, अभी कुछ दिन बाद ऐप थोड़ा सा मैंने चेंज करा दिया है, तो वो आ जाएगा, तो उसमें सारे लेक्चर जब आपके एडमिशन हो जाते हैं तो आपको ऐप में जोड़ दिया जाएगा, जो यहाँ पढ़ाएंगे वही लेक्चर आपको वहां पर मिलेगा, ठीक है, ऐप में भी मिलेगा। कभी बाई चांस आपको कुछ देखना है या कुछ छूट गया तो आप उससे अपना देख लो, बाकी रिवीजन वगैरह के लिए बुकलेट ही बेस्ट रहती है, कॉपी बेस्ट रहती है। वीडियो लेक्चर में बहुत समय खराब होता है, अगर उसके बेसिस पर तैयारी करोगे तो बहुत परेशान रहोगे, आगे हम लोग समझेंगे उसके क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो ये यहाँ पर है, तो आज ऐसा करो, कोई भी कॉपी तो लाए होगे ना, नहीं लाए, आप किसी कॉपी में लिखते रहो, सब जो बता ये लिखते जा रहे हैं, लिखते रहो, तो हर चीज जरूरत पड़ेगी। तो जैसे होता क्या है कि अब ये सब बेसिक चीजें हैं कैलकुलेशन वाली, तो आज हमने बता दिया, अब रोज रोज तो हम ये सब चीजें बताएंगे नहीं, फिर धीरे धीरे मतलब आज तो बहुत सारी चीजें ऐसे बातें करते रहे, रोज रोज तो ये होगा नहीं, फिर धीरे धीरे तो सिर्फ पढ़ाई होगी, कभी कभी तो आएंगे तो बस आएंगे और बस शुरू हो जाएंगे, पढ़ाते पढ़ाते पूरा टाइम निकल जाता है, बात ही करने का मौका नहीं मिलता है। तो लिखते भी रहो, हर कैलकुलेशन, हर चीज सीख लो, कैलकुलेशन से लेकर कॉन्सेप्ट सब कुछ। अभी तो देखो, आज तो जैसे हम पढ़ाने, लिखते भी रहो, सुनते भी रहो, ठीक है। बाद में क्लास हमारी पूरी लगभग 2.5 घंटे की चलती है क्लास, ठीक है। तो 2.5 घंटे में थोड़ा सा टाइम प्लस माइनस रहता है,
पुराने लोगों को पता है हम कभी राइट टाइम नहीं आते। ठीक है, सब सोच रहे होंगे ये क्या क्या बताते जा रहे हैं, हम कंफ्यूज ना हो जाए। देखो हमें जो बताना होता है हम पहली क्लास में बता देते थे, मतलब ज्यादा लेट नहीं होता, कभी कभी हो जाता है, लेकिन 10-5 मिनट इधर उधर चलता है मेरा। हम मिलिट्री में हम इसीलिए जॉब नहीं किए, क्योंकि हमें पता था जॉब करेंगे भगा देंगे हमको 2-4 दिन बाद, तो मैं कहा पढ़ाते ही हैं। तो देखो क्लास बड़ी चलती है, और क्लास में मतलब इतनी बड़ी क्लास कंटिन्यू थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो मैंने थोड़ा सा टाइम चेंज किया। पहले 11:15 का था, अभी 11 का टाइम कर दिया, क्योंकि लास्ट में पिछली बार कुछ 4-5 क्लास मुझे एक्स्ट्रा लेनी पड़ गई थी, तो वो मुझे खल रही थी, तो मैंने थोड़ा सा टाइम, मुझे वो भी नहीं लेना, मुझे ये था कि जैसे मेरा चलना ऐसे ही चलते हुए कोर्स खत्म हो, लेकिन वो 5 क्लास की प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ा सा, तो मुझे वो भी नहीं लेना है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा टाइम चेंज किया है। तो ऐसे करें, लेकिन 10-5 मिनट प्लस माइनस होता रहेगा, उसकी हम गारंटी नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मेरी बचपन की प्रॉब्लम, वो ग्रहण, मतलब जिस दशा में हम हुए होंगे ना, वो ग्रह ही कुछ खराब दशा में थे। कभी कभी होता है हम राइट टाइम जाने की कोशिश करते हैं तो मेरे साथ प्रॉब्लम हो जाती है कुछ, तो वो तो 10-5 मिनट प्लस माइनस चलता रहेगा, लेकिन फिर भी जितनी क्लास बचती ना उतने में ही लोग बेहोश हो जाते हैं कुछ लोग, तो बीच में थोड़ा सा मैं टाइम दे देता हूँ 5 मिनट का, ठीक है, लोगों को पता है हम क्या करने जाते हैं, चाय पीने जाते हैं, तो टाइम दे देते हैं कि थोड़ा सा बीच में 5 मिनट ब्रेक हो जाता है ना, फिर बाकी बची हुई क्लास भी हम लोग एनर्जी के साथ पढ़ते हैं, क्योंकि समझना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है ना। ये लिख लिया ना आपने, ठीक है। कैलकुलेशंस हम लोग करते जाएंगे, बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशंस के मेथड्स रहते हैं ना, अप्रोक्सीमेट करके आंसर निकालना, ठीक है, वो भी तुम्हें आना चाहिए, तो वो कैसे करते हैं वो भी हम सब आपको सिखाते रहेंगे। अब जैसे ये तो हमने यहाँ पर कर लिया, अब इसका एक तरीका होता है, ठीक है, मतलब इसमें जैसे कुछ लोग रूल्स भी बना लेते हैं, रूल्स बता दिए जाते हैं, तो हम आपको बता दें, बट ये रूल की बजाय जैसे ये बताया ना ऐसे करो ज्यादा सही रहता है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का रहता है ना कि सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, तो रूल्स का क्या तरीका है वो हम बता देते हैं। जैसे यहाँ पर अगर इसे रूल के हिसाब से करो तो कैसे करते हैं, 4370, ठीक है। अब यहाँ पर आपको डेसिमल यहाँ लगाना है, तो आपको डेसिमल यहाँ पर नहीं है तो आप डेसिमल लगा लो अपनी तरफ, जैसे मतलब ये सिग्निफिकेंट फिगर के बेसिस पर गलत है, ठीक है, ये जो तरीका है वो सिग्निफिकेंट फिगर के बेसिस पर गलत है, तो वो तो हम रूल पढ़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ये तो हम सिर्फ साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए आपको वो तरीका समझा रहे हैं, ठीक है, कि आपको ये करना नहीं, ये जस्ट इमेजिनेशन, ये जो यहाँ पर हमने किया है ना ये करना नहीं, ये इमेजिनेशन है कि हमने इमेजिन किया। अब अगर हम यहाँ डेसिमल इमेजिन कर रहे हैं तो डेसिमल को हमें शिफ्ट करना है किधर, लेफ्ट में, यहां शिफ्ट करना है ना, तो हम डेसिमल को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट में, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट में अगर करोगे तो 10 के ऊपर लगाओगे पावर प्लस में, ठीक है, पावर कैसे लगाओगे, 10 के ऊपर प्लस में, तो लेफ्ट में अगर शिफ्ट करेंगे तो पावर प्लस में, तो सीधे सीधे हम लोग इसको लिख लेंगे 4.370, वो जो अलग से लगाया था वो नहीं लिखना है, 4.370, ये तो हमारा इमेजिनेशन है, ठीक है। 3 नंबर इधर गए तो पावर कितनी लगेगी, 10 टू द पावर 3, और प्लस में या माइनस में, प्लस में पावर रहेगी क्योंकि हम लेफ्ट में जाएंगे, ये मतलब रूल है, लेफ्ट में जाओगे तो प्लस में पावर, राइट में जाओगे तो माइनस में पावर हो जाएगी, ऐसे लिख दिया हम। जैसे दूसरा हमने एग्जाम्पल क्या लिया था, दूसरा एग्जाम्पल लिया था, इसे कह दो जरा ऊपर, कहते हैं क्लास चल जाने, 43.70 लिया था ना हमने, तो 43 पॉइंट से, इसमें तो पहले से पॉइंट है तो हमें इमेजिन करने की जरूरत है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ये वाला जो पॉइंट है इसको यहाँ शिफ्ट करना है ना साइंटिफिक नोटेशन के लिए, तो साइंटिफिक नोटेशन के लिए शिफ्ट करना, अगेन हम किधर गए, लेफ्ट में, ठीक है, तो लेफ्ट में गए तो पावर कैसी होगी, प्लस, और जितने नंबर जाएंगे उतना ही रहेगा, जैसे 1 नंबर गए तो 1 पावर प्लस की रहेगी, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 4.370 इंटू 10 टू द पावर 1, ठीक है। अब तीसरा जैसे एग्जाम्पल हमने लिया था 0.4370, अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो हमें किधर जाना है, राइट में, ये वाला डेसिमल हमें यहां ले जाना है, तो हम किधर गए, राइट में, राइट में जाएंगे तो पावर माइनस में ही जाएगी, ठीक है, और अगर हम मतलब जो आपकी वजह से, जो इसकी वजह से पावर जाएगी वो माइनस में, तो राइट में जाएंगे तो पावर 10 के ऊपर कैसे लगेगी, माइनस, 1 नंबर जाएंगे तो 1 माइनस, 2 नंबर जाएंगे तो 2 माइनस हो जाएंगे, मतलब 10 टू पावर -2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 नंबर गए तो क्या हो जाएगा 4.370 इंटू 10 टू द पावर -1, ठीक है, समझ गया ना, तो ये रूल हो गया।
लेकिन रूल मतलब जैसे बहुत सारी चीजें याद करनी होती है ना, तो अगर आप हमने दोनों तरीके बता दिए, अगर आपको ये इजी लगता है नहीं ये हमारे लिए आसान है हम लेफ्ट राइट करके अब निकाल लेंगे, ठीक है, लेकिन हमने ये चीज ऑब्जर्व की है कि प्रैक्टिकली मतलब जब हम क्वेश्चंस आगे करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करने में, ठीक है, तो इसकी बजाय जो पहले हमने लिखवा है ना वो ज्यादा आपको आसान पड़ेगा। लेकिन फिलहाल दोनों लिख लेते हैं, तो जल्दी से इसको भी लिख लो। ये रूल्स के अकॉर्डिंग हो गया कि कैसे आप साइंटिफिक नोटेशन लिखें। ठीक है, लिख लिया ना। तो ये साइंटिफिक नोटेशन आप ध्यान रखना, जितना जितना बताते जा रहे हैं ना, इसमें अगर किसी को कोई डाउट, हालांकि इसमें कोई डाउट वाली चीज ही नहीं है, ठीक है, मैथमेटिकल ऐसे लिखने का तरीका बताया गया, लेकिन कोई भी डाउट है तो आप आराम से आके क्लास के बाद पूछ सकते हैं फिर से। तो जो हम जो छोटी छोटी चीजें आपको बता रहे हैं, तो अगर आप पूछने आएंगे तो भी हम बताएंगे। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखना, क्योंकि जैसे हम सिग्निफिकेंट फिगर लिखें या आगे हमें जरूरत पड़ती रहती है कभी कभी इस तरह से लिखने की, या कभी आंसर को जैसे होता है ना, कई बार क्वेश्चन में ऑप्शंस जो दिए जाते हैं उसमें भी ऐसे कर देते हैं, तो हमें वो आना चाहिए लिखना, ठीक है। लेकिन अब ये सारी चीजें ऐसी होती है ना कि रोज रोज नहीं बताई जाती कि हम वही चीज फिर आपको बता रहे हैं फिर समझा रहे हैं, तो ऐसे अगर करेंगे तो बहुत टाइम लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो आज तो पहला दिन है आपका, तो सारी चीज हम लोग ऐसे समझते चलते हैं, जो बताते जाएं उसको आप अपना प्रिपेयर रखो, ठीक है, तैयार रखो। चलिए हम लोग यहाँ तक आ गए, अब हम लोग जाते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पर। देखो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है वो एक अप्रोक्सीमेट आइडिया होता है, ठीक है। मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड या ऑर्डर जब हम किसी चीज का लिखते हैं तो वो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता, इसकी कुछ जरूरतें थी, इसलिए ये कॉन्सेप्ट बनाया गया। जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना, जैसे यहां से अगर सन तक की डिस्टेंस की बात करें, तो जैसे ऐसे आपको पूरा एग्जैक्ट बता दिया जाए तो वो फील नहीं आता है, लेकिन अगर आपको उसका अप्रोक्सीमेट एक बता दिया जाए कि इतने टू द पावर इतना है, ठीक है, तो आपको एक फील आ जाता है कि हाँ ये इतनी बड़ी वैल्यू है या इतनी छोटी वैल्यू। जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें तो हमें पता है 9.1 10⁻³ किलोग्राम होता है, ठीक है, तो एग्जैक्ट वैल्यू तो यही है ना, 9.1 10⁻³ इलेक्ट्रॉन के मास की। लेकिन अगर हम यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं, जैसे कोई रफ आइडिया हमें लेना है कि रफली क्या वैल्यू है, तो हमने बताया 10⁻³ है, तो -30 से हमें समझ में आ जाता है हाँ कि काफी छोटी वैल्यू, कि 10 की पावर कितना लग गया -30। लेकिन अगर उसी चीज को हम ऐसे लिखकर आपको दें, ठीक है, 0.00000 ऐसे करते रहे तो यही शाम हो जाएगी 30 जीरो लगाने में, ठीक है। तो ये चीजें मतलब ऐसे अगर लिखी जाए तो वो फील नहीं आता है, या वो चीज समझने में कॉम्प्लिकेटेड होती, एक चीज ये हो जाती। तो इसलिए एक तरीका ये अपनाया गया, और दूसरा ये जो कुछ चीजों की वैल्यू को रफली ऐसे एस्टिमेट करने के लिए कि क्या हो सकता है। जैसे यहाँ पर अगर हम एक ऐसे मान लीजिए सारी जो बेंच लगी हुई हैं, ठीक है, तो इस पर हमें अंदाजा लगाना है कि लोग कितने बैठ सकते हैं, तो हम क्या करेंगे भाई, हम देखेंगे कि एक बेंच पर कितने लोग बैठ जाएंगे और फिर जितनी बेंच है मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। लेकिन अब ज्यादा लोग आ गए तो हम 3 के बजाय 4 भी तो बिठा सकते हैं, ठीक है। तो हमने कहा भाई थोड़ा सा खिसक जाओ, 4 लोग एडजस्ट कर लो। लेकिन एक रफ आइडिया हो गया कि भाई 400 लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, अगर मान लिया 10 लोग एक्स्ट्रा आ गए तो क्या वो 10 लोग वहां एडजस्ट नहीं हो जाएंगे ना, तो वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो इसी तरह से जो ऑर्डर है या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, वो किसी चीज का सिर्फ क्या देता है, अप्रोक्सीमेट आइडिया, मतलब लगभग वैल्यू देता है कि लगभग इसी के आसपास चीजें रहेंगे। तो इसलिए अब जब भी आपसे किसी भी क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेट वैल्यू की बात की जाए तो आप ऑर्डर के कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं आराम से, या कैलकुलेशन में ऑर्डर का यूज कर सकते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। मतलब ये हमें पता होना चाहिए ना कि हम कब इसका यूज करेंगे, तो अप्रोक्सीमेट आइडिया के समय आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, फिर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत है। आपके यहाँ जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, चाहे वो नीट 2017 का क्वेश्चन हो, चाहे वो ग्रेविटेशन वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें एग्जैक्ट अगर कैलकुलेशन करने बैठ गए तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था,
ठीक है, मतलब उसका कैलकुलेशन। लेकिन अगर अप्रोक्सीमेट कर लो तो वही क्वेश्चन बहुत ईजी था। तो आपको ये चीज इसलिए बताई जा रही है। तो हम लोग पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है। द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज द पावर ऑफ 10 व्हेन द क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन पावर ऑफ 10। ठीक है, मतलब जब हम किसी क्वांटिटी को 10 की पावर में, जैसे अभी आपको साइंटिफिक नोटेशन बताएंगे तो उसमें सब क्या है, 10 की पावर में है ना। तो जब वो 10 की पावर में लिखे जाते हैं तो उस कंडीशन में 10 की जो पावर होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक पॉइंट है जो हम पहले समझ लेते हैं। ठीक है, मतलब ये तो एक डेफिनेशन हो गई, लेकिन कैसे हम लिखेंगे वो चीज अभी आगे बताएंगे। यहाँ लिख दिया गया, इट गिव्स एन अप्रोक्सीमेट आइडिया ऑफ क्वांटिटी। उस क्वांटिटी की वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको देगा। ठीक है, मेथड, अब ये ऑर्डर निकालने का मेथड क्या, बिल्कुल सिंपल मेथड है। यहाँ पर जो भी मेथड्स वगैरह या जो रूल्स बताएंगे वो सब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। तो किसी वैसे अब तो सब कहीं आपको लगभग यही लिखा हुआ मिलता है, लेकिन पहले की, बहुत पहले की कुछ बुक्स हैं तो वो बहुत पहले वाली बुक्स वगैरह के चक्कर में या उन कॉन्सेप्ट के चक्कर में मत पढ़ना। ठीक है, उसमें कुछ रूल्स इसके अलग थे, लेकिन अभी हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सारी चीजें लेकर चलेंगे तो यही रूल्स आपके एनसीईआरटी में फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, एक्सप्रेस द क्वांटिटी एज a इंटू 10 टू द पावर b। ठीक है, पहला काम क्या है कि अगर आपको कोई भी क्वांटिटी का ऑर्डर लिखना है तो आपको क्वांटिटी को कैसे लिखना पड़ेगा, a इंटू 10 टू द पावर b के फॉर्म में। ठीक है, फिर दूसरे नंबर यहां पर वही क्या लिखा है, a क्या है, a वैल्यू होगी जो 1 और 10 के बीच में लाई करेगी। तो देखो 1 की तरफ इक्वल भी लिखा हुआ है, मतलब a जो लिखा हुआ है उसमें ऐसे लिखा हुआ, इधर इक्वल भी लगाया गया लेकिन इधर नहीं लगाया गया, यहाँ 1 लिखा गया और यहाँ पर 10। मतलब a 1 या 1 से बड़ा हो सकता है, 1 भी हो सकता है 1 से बड़ा भी, लेकिन 10 के बराबर नहीं होगा, 10 से हमेशा छोटा ही रहेगा, क्योंकि अगर वो 10 के बराबर हो गया तो इसमें शामिल हो जाएगा जाकर। ठीक है, तो 10 से छोटा रहेगा। और b क्या है, b है 0 या एनी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर तो पता है ना, जैसे सबसे पहले नेचुरल नंबर्स थे 1 2 3 4, ये सब नेचुरल नंबर्स होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं जिसको बोलते हैं। फिर बाद में जब जीरो के बारे में पता चला तो जीरो उसमें ऐड कर दिया गया, तो जीरो आया तो ये हुआ कि भाई जीरो को तो 1 से भी पहले होना चाहिए, तो 1 के पहले लगा दिया गया जीरो, ये होल नंबर हो गया, पूर्ण संख्या जिसको बोलते हैं। और उसके बाद फिर आया इंटीजर, मतलब फिर बाद में ये हुआ कि भाई माइनस वाले कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं, -1 -2 -3 0 1 2 एंड 3। तो ये सब जो नंबर्स हैं ये कहलाते हैं इंटीजर्स। पूर्ण संख्याएं रहती हैं चाहे वो प्लस में हो या माइनस में, लेकिन इंटीजर में प्लस में भी संख्या रहेगी, जीरो भी रहेगा और माइनस, इसको बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, तो ये जो b है वो कुछ भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ठीक है, इफ इज, अब देखो ये तो पहला काम हो गया, पहला स्टेप हमारा क्या रहा कि हम क्वांटिटी को कैसे लिखेंगे, a इंटू 10 टू द पावर b, बोलते भी रहा करो जब पूछा करेंगे। ठीक है, a इंटू 10 टू द पावर b में। अब दूसरा रूल हमारा क्या है, अगर, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअल वैल्यू देखने जा रहे हैं, अप्रोक्सीमेट, ऑर्डर का मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू, लगभग वैल्यू। तो लगभग में आपका रूल क्या है कि अगर a लेस देन और इक्वल टू 5 होगा, मतलब ये जो आप यहाँ पर a लिख रहे हैं इसकी वैल्यू अगर 5 या 5 से कम होगी तो आप उसको क्या लेंगे, टेकन एज 1। तो वो 5 नहीं लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे 1। जैसे अगर 4.9 है तो उसको क्या लिखोगे, यही गड़बड़ कर रहे, 1 लिखेंगे, क्योंकि 4.9 5 से क्या है, राउंड ऑफ नहीं करना है तुम्हें। अभी क्या करना है आपको, ये a के बारे में बताया जा रहा है ना, तो ये नहीं कि 4.9 है तो उसको हम 1 लिख लेंगे, वहां पर जो है 5 लिख लेंगे, राउंड ऑफ करके वो 5 आएगा, लेकिन हम राउंड ऑफ नहीं कर रहे, हम ऑर्डर निकाल रहे हैं ना। तो ऑर्डर में 4.9 हमने देखा ये 5 से कम है तो उसको क्या लिखेंगे 1, तो इसको 1 लिखेंगे। और अगर वहां पर 2.1 है ये भी 5 से कम है, इसको भी क्या लिखोगे 1। मतलब अगर कोई भी नंबर 5 या 5 से कम है तो ऑर्डर लिखते समय उस वैल्यू को क्या लिखना है, 1 लिखना है। समझ गए ना, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर a ग्रेटर देन 5 है क्या लिखोगे, तो ये हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता, इसीलिए तो पहले बता दिया कि ये एग्जैक्ट नहीं देगा, ये क्या देगा, अप्रोक्सीमेट। अगर हमें लिखकर दे दिया गया 5 तो इसको क्या लोगे, 1 लेंगे ना, लेस देन आर इक्वल टू में 1। और अगर यहीं पर हमने लिख दिया 5.1, समझ में आ गई बात। आप रूल से इधर उधर मत भटको, आप वहां पर कुछ और मत ऐड करो, ठीक है। ये
लास्ट स्टेप रहता है जो हम ऑर्डर के लिए लिखते हैं, मतलब सारा कैलकुलेशन करने के बाद हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में ले जाएंगे। भाई ए की वैल्यू 1 और 10 के बीच लिखने का मतलब साइंटिफिक नोटेशन ही तो हुआ। भाई क्या लिखोगे, 4.2 लिख सकते हो, 5 पॉइंट लिख सकते हो, 8 पॉइंट समथिंग लिख सकते हो, कुछ भी। तो ये पहले हम साइंटिफिक नोटेशन में लाएंगे, देन हम ये रूल लगाएंगे कि अगर यहाँ पर वैल्यू 5 या 5 से कम है तो उसको क्या लेंगे, 1, और अगर 5 से ज्यादा है तो उसको क्या लेंगे, 10 लेंगे। ठीक है, बस यही ऑर्डर निकालने का तरीका होता है। ऑर्डर जो होता है वो 10 की पूरी पावर लिखी जाएगी। ठीक है, जैसे 10 टू द पावर मान लिया आ गया 8, तो ये पूरा जो कहलाएगा ये ऑर्डर कहलाएगा। लेकिन अगर उसने पूछा व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो सिर्फ आपको क्या लिखना है, 8 लिखना है। देखो जरा डेफिनेशन, द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज द पावर ऑफ 10, मतलब 10 के ऊपर जो पावर है। ठीक है, तो अभी एग्जाम्पल्स में मैंने लिख दिया, समझ में आ गई बात। अब जरा ये एग्जाम्पल देखो, ये एनसीईआरटी के ही दोनों एग्जाम्पल्स हैं, ये वाला भी है, ये वाला भी। ठीक है, बस ऐसे देख लें, चाहे यहां से देख लो या बुकलेट में देख लो आप। ठीक है, डायमीटर ऑफ अर्थ इज 1.28 10 पावर 7। ठीक है, ये डायमीटर होता है, रेडियस नहीं लिखी, डायमीटर मतलब रेडियस 6400 किलोमीटर लिखते हैं ना, उसका डबल कर दिया गया। ठीक है, तो ये डायमीटर। अब जरा देखो इसमें ऑर्डर लिखना है, तो देखो क्या लिखा गया, ये 1.28 है, तो 1.28 इज लेस देन 5। तो अगर ये 5 से कम है तो इसको आप क्या लोगे, 1। तो ऑर्डर लिखते समय उसको 1 लिखा और आगे क्या था, 10 टू पावर 7। तो ये आंसर क्या आ गया, 10 पावर 7 मीटर। लेकिन अगर वो आपसे कहता ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, क्या लिखते, 7 लिखते। ठीक है, ऐसे डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1.06 10 पावर -10 मीटर। एनसीईआरटी का अगेन है ये। एज 1.06 इज लेस देन 5, सो इट इज टेकन एज 1, क्योंकि 1.06 भी तो 5 से कम है, तो उसको क्या लोगे, 1। तो ऑर्डर लिखना है तो 1 इंटू 10 टू द पावर -10, तो आंसर हो गया 10 पावर -10। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलना है तो सिर्फ -10 जो पावर है। ऑर्डर में आप यूनिट लिखते हैं, लेकिन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में कभी भी यूनिट नहीं लिखेंगे। देखो किसी की पावर में कभी आपने कोई यूनिट नहीं देखी होगी। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो किसी भी क्वांटिटी की कोई पावर लिखी जाती है, उसमें कोई यूनिट नहीं। ये इस पर यूनिट एंड डायमेंशन में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे कि पावर, किसी भी क्वांटिटी की पावर हमेशा यूनिटलेस एंड डायमेंशन लेस रहेगी। इस पर आईआईटी में भी क्वेश्चन पूछा गया, आपके यहाँ एआईपीएमटी यानी कि नीट में भी क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करना चाहें, जैसे ये अर्थ का डायमीटर है, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या आया, 7। ये हाइड्रोजन का है तो इसका क्या आया है, -10 आया है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करके, मान लिया कभी क्वेश्चन में ऐसे ऑप्शंस बना दिए गए कि आपको कंपेयर करके लिखना पड़ रहा है, तो वो 7 है, -10 है। वैसे तो हमें पता ही है कि 7 0 यहां पर है, तो 7 इधर होगा और -10 यहां होगा। तो यहां से यहां तक का अंतर है 10 और यहां से यहां तक का अंतर क्या है, 7। तो टोटल कितना हो गया, 17 हो जाएगा ना। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 17। बाकी वो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ऐसे घटाकर, 7 -10, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। देखो लिख दिया गया नीचे, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज 17 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लार्जर। डायमीटर ऑफ अर्थ 17 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लार्जर देन द डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये मैंने इसलिए लिख दिया सेंटेंस क्योंकि जैसे मान लिया कहीं थ्योरेटिकल क्वेश्चन बता ही दिया, 15 क्वेश्चन आए थे थ्योरेटिकल, तो ऐसे थ्योरी में कुछ आ गया तो आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन एटम, बिकॉज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 10 टू द पावर 7 इज 7 एंड 10 पावर -10 इज 10, -10, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 7 माइनस -10 माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा, 70। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी आपको एग्जाम्पल दिया गया था। अब आपसे अगर पूछा जाए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सभी को पता है 9.1 10 टू पावर -31 किलोग्राम होता है। लेकिन भैया अगर उसने पूछ दिया ऑर्डर या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, अब आपको नहीं पता है कॉन्सेप्ट, तो सोचो इतना आसान सा भी क्वेश्चन चला गया। देखो क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। आपके यहाँ भी 2 साल पहले, 2 या 3 साल पहले आपके यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था कि हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन होते हैं। ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया था, जिसने सही किया था उसको पूरा 4 नंबर मिला था। ठीक है, तो हीलियम के न्यूक्लियस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे। हीलियम क्या होता है, 2He4 होता है, ये भी नहीं पता, 2He4 होता है ना। हाँ, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 0 इलेक्ट्रॉन। हमने न्यूक्लियस बोला था ना,
हमने क्या बोला था, हीलियम का न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के बाहर होते हैं ना। तो ये भी सोचना था, ये बहुत लोगों का गलत हुआ था, सेलेक्टेड स्टूडेंट तक गलत करके आए थे क्वेश्चन। तुम्हें यकीन नहीं होगा इस बात पर, लेकिन ऐसा था। बस क्यों होता है, क्योंकि एग्जाम में इतना प्रेशर होता है। जैसे इस बार कई ऐसे स्टूडेंट है जो सेलेक्ट हुए जिनका वो क्वेश्चन गलत हुआ। सेलेक्टेड स्टूडेंट की हम बात बता रहे हैं जिनका क्वेश्चन गलत हुआ। ये जो पूछा गया था, पीरियोडिक टेबल में सारे एटम्स स्टेबल होते हैं। जो पीरियोडिक टेबल है क्या उसमें सारे स्टेबल होते हैं? तो एग्जाम में एक छोटा सा क्वेश्चन भी अंडर प्रेशर कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मतलब आप प्रेशर में हम इतना रहते हैं कि जरा सी बात को भी हम कई बार एनालाइज नहीं कर पाते। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखें कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन जो है उसका मास हमें पता है तो हमें उसका ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हम ये बता रहे थे कि क्वेश्चन किसी भी लेवल का पूछा जा सकता है। ठीक है, पूछे भी जा चुके हैं, वही मैंने बताया। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है। ये पहले से ही साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है, अगर नहीं लिखा होता तो हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होता। तो 9.1 क्या है, लेस देन 5 या ग्रेटर देन? ग्रेटर देन। अगर ग्रेटर है तो 10 लेंगे। तो आप देखो लिख दिया गया 9.1 इज ग्रेटर देन 5, सो इट इज टेकन एज, मतलब इट इज टेकन 10। तो आपने 9.1 को क्या लिया, 10। तो 10 इंटू 10 पावर माइनस 31, तो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, तो ये क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 30 किलोग्राम। तो ऑर्डर इतना हो गया। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, -30। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब सिर्फ ये वाली वैल्यू। ठीक है, सिर्फ पावर लिखेंगे और पावर के साथ कभी भी कोई यूनिट मत लिख देना। ठीक है, कि -30 किलोग्राम गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पावर की कोई यूनिट नहीं होती। तो ये हो गया हम लोगों का ऑर्डर या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ अ डिजिट। ये तो सबको आता होगा, रूल राउंड ऑफ जैसे करते हैं हम लोग ना। ठीक है, तो राउंड ऑफ का रूल क्या, तो एक बार लिख दिया हमने क्योंकि हमें बताना ही है। हमने कहा कि हम जब हमने बोल दिया ना कि बुकलेट के बियॉन्ड आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो मतलब बुकलेट में सब कुछ लिखा होगा, चाहे वो छोटी चीज हो बड़ी चीज हो, बस आपके वो मतलब का है तो वो उसमें है। ठीक है, तो राउंड ऑफ का रूल क्या है वो एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। देखो ये जो सेंटेंस लिखा है इसको ऐसे पढ़ देते हैं, बट इसकी कोई जरूरत है नहीं, वो हम लोग को याद ही रहता है। राउंड ऑफ करने का मतलब क्या होता है, इसकी जरूरत भी हमें सिग्निफिकेंट फिगर, डेफिनिट नंबर में अगर हमें किसी को रखना है या डेफिनिट सिग्निफिकेंट फिगर्स उसमें रखने हैं, सार्थक अंक जिसको बोलते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, तो हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो इसमें रूल क्या होते हैं, जैसे आप अगर इधर उधर देखोगे कुछ यूट्यूब वगैरह पे भी कुछ लोग ऐसे हैं जो महान लोग पता नहीं क्या क्या पढ़ा देते हैं इसके रूल्स के बारे में। ठीक है, लेकिन हमने आपको पहले बता दिया कि हम वो पढ़ाएंगे जो आपके एनसीईआरटी में। हाँ, एनसीईआरटी में कोई मिसप्रिंट हो गया है तो वो हम नहीं पढ़ा देंगे तुमको। पता लगा मिसप्रिंट में उसने गलत लिखा, तो हमने कहा नहीं तू देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ। ठीक है, ये मिसप्रिंट है तो वो अलग चीज है। ठीक है, कुछ जगह पर है ऐसी चीजें। ठीक है, तो हम बताएंगे आपको। तो लेकिन अगर कोई रूल्स की बात है तो रूल हम एनसीईआरटी वाले ही लेकर चलेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी का रूल सिंपल है कि इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज लेस देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज। प्रीसीडिंग मतलब उसके पहले का जो नंबर है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया कि अगर कोई नंबर लेस देन 5 है तो उसके पहले की डिजिट को, अगर हम राउंड ऑफ इसे कर रहे हैं तो उसके पहले की डिजिट में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, रिमेन्स अनचेंज। तो जैसे यहाँ क्या लिखा है 4.362। अब राउंड ऑफ करने का मतलब क्या होता है कि जैसे इसका आखिरी का नंबर हमें हटाना है, अब 1 हटाना है, 2 हटाने, 3 हटाने, सब में रूल एक ही रहेगा। ठीक है, तो जैसे 4.362 लिखा हुआ है, अब हमें ये 2 हटाना है, तो 2 क्या है, 5 से कम है। तो अगर 5 से कम होगा तो उसके पहले के नंबर को अनचेंज रखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो देखो इसको लगभग क्या लिखा गया, 4.36। लेकिन यहीं पर अगर नंबर 5 से ज्यादा है, अगर नंबर 5 से कम है तो हम कोई चेंज नहीं करते, नंबर 5 से ज्यादा है तो 1 ऐड कर देंगे। इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ, मतलब डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ का मतलब क्या हुआ, जिस डिजिट को आपको वहां से हटाना है। ठीक है, डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज मोर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1। तब हम उसके पहले की डिजिट में 1 ऐड कर देंगे। जैसे आप देखो 4.367 है, 7 को यहां से हटाना है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 7 से पहले क्या है 6, तो उसमें हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। तो सिंपल सा रूल रहता है कि जिस डिजिट को आपको हटाना है अगर वो 5 से कम है तो उसके पहले की डिजिट में कोई चेंज नहीं, और अगर वो 5 से ज्यादा है तो उसके पहले वाली डिजिट में 1 ऐड कर देंगे, तब उसको हम हटा देंगे। और सीक्वेंसली ही हटाते हैं, बीच से नहीं हटाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमें ये 3 हटाना होता
तो हम यहीं से शुरू करेंगे, ये नहीं कि डायरेक्ट हम 3 हटा देंगे, डायरेक्ट नहीं हटेगा, सीक्वेंस से ही आएगा। ठीक है, तो देखो 5 से कम और 5 से ज्यादा का तो काम हो गया, लेकिन अगर 5 ही हो, मतलब 5 को हटाना हो, तब क्या करेंगे? तो वहां थोड़ा सा एक अलग रूल आ जाता है। इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज 5, मतलब इसमें क्या था 5 से लेस, इसमें क्या था मोर देन 5, लेकिन इसमें क्या है 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1 इफ इट इज ऑड, तब एक बढ़ा देंगे अगर वो ऑड नंबर मतलब विषम संख्या है, जो 2 से कैंसिल नहीं होती, कटती नहीं, एंड इज लेफ्ट अनचेंज इफ इट इज इवन, अगर वो इवन है, सम संख्या है, जो 2 से कट जाए वो सम संख्या, जो 2 से ना कटे वो विषम संख्या। ठीक है, तो अगर वो इवन नंबर है तो कोई चेंज हम नहीं करेंगे, मतलब ऑड है तो उसको इवन बना दो और इवन है तो उसको ऐसे ही छोड़ दो। लेकिन कब? जबकि जिस नंबर को हटा रहे हैं वो क्या है 5, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी गलती होती। गलती क्या होती? आप ये रूल इसमें लगा देते हैं, इसमें नहीं लगेगा ऑड इवन। यहां तो 5 से कम है तो कुछ नहीं करना है, 5 से ज्यादा है तो एक जोड़ देना है। 5 नंबर अगर है, 5 है, तब ये ऑड इवन लगता है। तो कई बार जल्दबाजी में लोग क्या करते हैं, उधर वाले में अप्लाई करते हैं। जैसे कहते हैं कि यहाँ तो 4.367 है तो इसको हम हटाएंगे तो यहाँ ये इवन नंबर है तो इस इवन नंबर में हम कुछ जोड़ेंगे नहीं, या हम यहाँ पर इवन को चेंज नहीं करेंगे। लेकिन ये इवन नंबर हो चाहे ऑड नंबर हो, क्या फर्क पड़ता है? हम 5 थोड़े हटा रहे हैं, हम तो 5 से बड़ी संख्या को हटा रहे हैं ना, तब एक जोड़ देंगे। 5 हटाते समय ऑड इवन देखते हैं। देखो यहाँ पर भी क्या है 5 और यहाँ पर भी क्या है 5, तो इस 5 को अगर हटाएंगे तो उसके पहले क्या नंबर है? ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर है तो ये यहाँ पर चेंज हो जाएगा इवन में। तो यहाँ पर देखो 1 ऐड किया गया तो क्या बन गया 4.34। लेकिन यहाँ पर देखो ये 6 क्या है? इवन नंबर, सम संख्या है। तो यहाँ देखो 5 को हटाया गया तो इसको कोई चेंज नहीं किया गया, कितना है 4.36। तो समझ गए ना? अच्छा, एक एग्जांपल और हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, आप चाहें तो वहीं पर छोटा सा ध्यान नीचे लिखिए, आप वहीं साइड में कहीं पहले देख लो। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ऐसे होता 4.3405 ऐसे होता नंबर। अब यहाँ पर आपको ये 5 को हटाना है, इस 5 को यहाँ से राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो अगर इस 5 को राउंड ऑफ करेंगे तो अब उसके पहले लिखा हुआ है 0। अब जब 0 लिखा होता है तो प्रॉब्लम हो जाती है कि यार 0 है, तो हम क्या करेंगे? तो 0 के केस में हम लोग अब जो रूल हम बता रहे हैं वो जो एनसीईआरटी वाले रूल हैं वही हम बता रहे हैं। तो इधर उधर जो आपने कहीं कुछ बताया गया होगा, पढ़ा होगा, तो उन सब चक्करों में मत पढ़ना है। एनसीईआरटी में जो चीजें हैं वो यही है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ऐसे 9 हम लोग लिखते हैं और यहाँ पर क्या होता है 0। ठीक है, तो अगर हम नंबर्स की बात करें यहाँ पर, तो ये जो 1 है ये कैसा है? ऑड नंबर है। ठीक है, ये कैसा है? इवन नंबर। फिर ऑड, फिर even। सब सीक्वेंस सही रहते हैं, ऑड इवन फिर ऑड नंबर फिर इवन नंबर फिर ऑड नंबर, मतलब जो 2 से कट जाए वो सम संख्या है। ठीक है, तो ये ओ का मतलब क्या है? ओ का मतलब है ऑड से और ये है इवन से। ठीक है, बाकी वही ओ ई लिख दिया हमने, ये रहता है। तो अगर हम इस सीक्वेंस में देखें तो ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन अल्टरनेट है ना, तो अगर यहाँ ऑड पड़ रहा है तो फिर इसको, वैसे तो 0 को मतलब हम कुछ नहीं ले सकते हैं। ठीक है, 0 तो 0 ही है, 2 से भी कट कहो तो वो कट भी रहा है, कहो तो नहीं कट रहा है, कुछ भी कहो तो वो तो 0 है ना। ठीक है, लेकिन अगर इस सीक्वेंस की बात करें तो इस सीक्वेंस के हिसाब से ये नंबर कैसा बनना चाहिए फिर? तो इसलिए 0 को आप क्या अज्यूम करेंगे? इवन नंबर अज्यूम करेंगे। और अगर आप इवन नंबर अज्यूम करेंगे तो यहाँ पर आप चेंज नहीं करेंगे। इसका मतलब इसको आप क्या लिखेंगे? 4.340 ही लिखेंगे। ठीक है, तो 0 में कंफ्यूजन आपको हो सकता था, इसलिए मैंने ये बता दिया अलग से एग्जाम्पल। तो वहीं पर 2 तो ये तो लिखे हुए हैं, उसी के आगे थोड़ी सी जगह होगी ना, वहां पर ये वाला एग्जाम्पल लिख लो, याद रहेगा आपको। ठीक, तो 0 को आपको इवन ही मानकर चलना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, कर लेते हैं हम लोग जल्दी।
ये हो गया ना नोट। पहले क्वेश्चन करिए, स्पीड ऑफ लाइट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ये हो गया ना सभी का, हटा दें। तो ये क्वेश्चंस हैं, तो जो हम लोगों ने रूल सीखे हैं उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर देखते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, क्या होगा 10⁸ होगा। देखो जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको पहले से पता है और उसमें कोई चेंज नहीं, तो वो आपको लिखकर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। कोई जरूरी नहीं, लिखकर दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। तो स्पीड ऑफ लाइट सभी को पता है 3 × 10⁸। तो c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ होता है मीटर पर सेकेंड। ये पहले से ही साइंटिफिक नोटेशन में है, तो हम लोग क्या यहां पर कहेंगे, एज 3 इज लेस देन 5। सो ऑर्डर पूछा गया है, हम लोग क्या लिखेंगे, ऑर्डर इज इक्वल टू, अगर 5 से कम है तो क्या लोगे, 1 या 10, 1 लेंगे। तो जहां 3 है उसकी जगह लिखेंगे 1, और यहां पर क्या हो गया 10⁸। तो ये कितना आ गया 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जल्दी से नोट कर लें कॉपी में अपना, मतलब जैसे यहाँ पर आप देखो बॉक्स एक बना होगा, क्योंकि हमने कहीं पर आंसर नहीं रखे हैं, ठीक है। तो बॉक्स में हम लोग, क्योंकि सारे क्वेश्चन हम लोग को क्लास में करने हैं, तो बॉक्स में अपना फिल करते जाना कौन कौन सा ऑप्शन है, अपने हिसाब से लिखो। जैसे वहां पर आप आंसर टिक कर लेंगे ना, तो वैसे भी कई बार रिवाइज करने पर आंसर याद हो जाता है, ठीक है। हालांकि आंसर याद करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप आंसर वहां ना टिक करो, नीचे लिख लो, तो ये रहेगा ना कि जब भी आप देखेंगे तो आप सोचेंगे कि कौन सा क्वेश्चन है, क्या है, कैसे उसको सॉल्व करना, इसलिए वो बॉक्स बना दिया गया नीचे, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे आप, और आंसर्स फिल करते रहेंगे अपने। कैलकुलेशन जितना भी है वो आप अपना अलग कॉपी बना लेंगे, उसी पर करेंगे, ठीक है। बुकलेट पर नहीं लिखना है, बुकलेट पर सिर्फ थ्योरी लिखेंगे, मतलब ये असाइनमेंट साफ सुथरा छोड़ देना, ठीक है। कई लोग होते हैं ना बुकलेट पर ही जैसे सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, इधर उधर जाएगा, तो उससे कोई मतलब होगा क्या, वो असाइनमेंट गंदा हो जाएगा और क्या होगा, ठीक है। तो उससे क्या रहता है, बाद में रिवीजन करने में प्रॉब्लम होती है। और अगर आप वहां लिख लोगे तो आपका दोबारा दिमाग नहीं चलेगा, आप वही पढ़ोगे कि हमने क्या सोल्यूशन लिखा था वहां पर, तो वो हमें नहीं करना है, हमें सीखना है, रटना नहीं है चीजों को, ठीक है। नोट कर लिया ना आपने, नेक्स्ट ट्राई करिए। कौन सा ऑप्शन, 4th ऑप्शन होगा ना, ये नोट कर लिया ना सभी। अगला क्वेश्चन क्या है, चार्ज ऑन प्रोटॉन इज 1.6 10⁻⁻19 कूलम। मतलब जो चार्ज है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब देखो उसने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछा है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब पावर, ठीक है। जैसे पिछले में पूछा था ऑर्डर, आपकी पूछा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर ये पहले से साइंटिफिक नोटेशन में, ये ध्यान देना जरूरी है कि पहले वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हो, a × 10⁻⁵। तो यहाँ पर क्या है, हम लिखेंगे एज 1.6 इज लेस देन 5, सो ऑर्डर, इसको क्या लेंगे 1 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये तो सीधे हो जाएगा 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन उसने पूछा क्या है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो वो क्या हो जाएगा -9, ठीक है। 4th ऑप्शन करें। यहां पर एक बात और लिख लो पहले, फिर एक बात और समझा देते हैं। देखो कई बुक्स में मैंने देखा है, जैसे इनके क्वेश्चंस जहां पर दिए गए हैं, तो उसमें कई बार लिख देते हैं व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, लेकिन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिख दिया, लेकिन ये आंसर नहीं देते हैं। आंसर्स वहां पर क्या दे दिए, 10⁻⁻18, दूसरा ऑप्शन दे दिया 10⁻⁻19, तीसरा दे दिया 10⁻⁻17, चौथा मान लिया ऑप्शन दे दिया उसने 10⁻⁻20, नन भी नहीं, मतलब यही 4 ऑप्शंस दिए हैं। और पूछा क्या उसने, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब आपके सामने प्रॉब्लम है कि भैया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तो होगा -19 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, लेकिन उसने कोई ऑप्शन ही नहीं दिया, तो कौन सा टिक करोगे।
सेकेंड, फिर ऑर्डर टिक कर दो। अगर ऑप्शन नहीं है तो फिर यही वाला तो आंसर सही होगा ना, 10⁻⁻90, फिर ऑर्डर लिख देंगे। तो ये कोई गलत चीज नहीं है, मतलब ये दे दिया जाता है कई जगह पर, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिख दिया बट उन्होंने आंसर में ऑर्डर लिख दिया, तो आप ये टिक करेंगे। लेकिन अगर इस ऑप्शन में आपने इसको टिक कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो ऑप्शन है ना -90। तो अगर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है तो ऑर्डर वाले ऑप्शन को आप टिक करेंगे, ठीक है, अदरवाइज नहीं। द टाइम ऑफ हार्ट बीट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ हार्ट बीट, ठीक है। तो हार्ट बीट के मतलब टाइम का ऑर्डर बताना है। लेकिन आप यहां पर ध्यान दो, एक हार्ट बीट की बात की गई, बीट्स नहीं लिखा गया, हार्ट बीट, ठीक है। तो दिल की जो धड़कन है वो 1 मिनट में 60 सेकंड में कितनी बार धड़कता है तुम्हारा दिल? 70। कभी कोई ज्यादा भी धड़कने लगता है, कुछ अच्छा देख लेते हैं तो, ठीक है। लेकिन वो यूज नहीं करना है, नॉर्मल वाला यूज करना है, ठीक है। तो वो क्या होता है 72, मतलब 72 टाइम्स वो हार्ट बीट्स आती हैं कितने समय में? 60 सेकंड में, ठीक है। सेकंड में हमें निकालना है, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक बीट का, 1 बीट का उसने कहा ना, द टाइम ऑफ हार्ट बीट, मतलब बीट्स तो लिखा नहीं, यानी कि एक बीट का। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे 72 बीट्स इंप्लाइज दैट 60 सेकंड, मतलब वही चीज शॉर्ट में हमने लिख दी कि 60 सेकंड में 72, ठीक है, यानी कि 72 बीट्स हो गई 60 सेकंड में। तो एक बीट, therefore 1 बीट इंप्लाइज दैट 60 डिवाइडेड बाई 72, ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो ये 0.83 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। अब इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपको बताना है, तो अब आगे का काम आप करो। कौन सा? फर्स्ट, सब लोग करके एक बार देख लो जल्दी से। कौन सा आएगा? फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा ना, बिल्कुल सही। देखो जैसे ये आया आंसर, लेकिन हमें तो ऑर्डर उसने पूछा है ना, तो ऑर्डर का मतलब हो गया कि हम इसको पहले ले जाएंगे साइंटिफिक नोटेशन में, पहले तो वैसे ले जाएंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन का मतलब डेसिमल हमें इधर ले जाना है, तो डेसिमल जब हम राइट में ले जाते हैं तो 10 की पावर हो जाती है माइनस में। बाकी वो दोनों तरीके हमने आपको बता दिए। तो 8.3 इंटू 10 टू द पावर -1 सेकेंड। अब ये साइंटिफिक नोटेशन में आ गया। अब लिखना है हमें ऑर्डर, तो हम यहां पर देख रहे हैं एज 8.3 इज ग्रेटर देन 5, ये तो 5 से ज्यादा है, तो क्या लेंगे 10। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ऑर्डर इज इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर -1, ठीक है। तो ये पावर है +1 और ये है -1, तो पावर ऐड हो जाती है ना जब नीचे बेस सेम होता है। तो 10 टू द पावर क्या आ जाएगा 0 सेकेंड, ठीक है। ये चीज हम लोग ध्यान रखेंगे कि जैसे मान लिया कोई भी चीज है a टू द पावर, ठीक है, जैसे यहाँ पर चलिए a टू द पावर मान लिया m लिखा हुआ है इंटू a टू द पावर n, तो यहाँ पर क्या होता है a टू द पावर m प्लस n हो जाता है, ठीक है। और अगर a टू द पावर m टू द पावर n लिखा होता तो a टू द पावर m इंटू n, तब मल्टीप्लाई होता है अगर ऐसे लिखा है। लेकिन अगर अलग अलग ऐसे लिखा है तो ऐड हो जाती है पावर, ठीक है। तो ये तो सब मैथमेटिकल पॉइंट्स हैं, सिर्फ थोड़ा थोड़ा बताते चलेंगे कहीं कहीं पर, बाकी पूरी प्रॉपर मैथ तो हम लोग आगे ही पढ़ेंगे। तो 10 टू द पावर 0 सेकेंड आ जाएगा, मतलब पहला ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे, 4th नंबर। ये हो गया ना सभी का? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिवोल्यूशन पीरियड ऑफ अर्थ क्या होता है? कितना टाइम होता है रिवोल्यूशन? रिवोल्यूशन और रोटेशन मतलब समझ में आता है ना, ठीक है। ऐसे सन के चारों तरफ अर्थ का घूमना, दैट इज रिवोल्यूशन, ठीक है। और अगर हम रोटेशन की बात करते हैं तो अपनी एक्सिस पर घूमना,
रोटेशन, तो रोटेशन का क्वेश्चन मैंने दे रखा, वो उधर है, सेल्फ इवैल्यूएशन में मिलेगा आपको, अपना घर पे कर लेना। रिवोल्यूशन का यहाँ कर दें, तो रिवोल्यूशन पीरियड होता है 365 डेज। वैसे 365.25 रहता है लगभग, मतलब 1/4 डे और रहता है, ठीक है। तभी हर 4 साल बाद लीप ईयर आ जाता है ना, ठीक है। एक फेब में कितने 29 हो जाते हैं ना 4 साल, क्योंकि वो 0.25 जुड़ता जाता है और वो एक दिन के बराबर हो जाता है 4 साल बाद, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर मानते, लेकिन कैलकुलेशन में वो 0.25 हम लोग नहीं लेते हैं, हम लोग 365 दिन ही माने। तो 365 हमें लेना है, लेकिन हमें आंसर चाहिए किसमें, सेकंड में, ठीक है। तो अब जरा यहाँ पर देखो कि हमें रिवोल्यूशन पीरियड का ऑर्डर निकालना है। तो हमारा जो रिवोल्यूशन पीरियड है वो है 365 डेज, ठीक है। लेकिन हमें निकालना है सेकंड में, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करें। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, ठीक है। तो पहले तो हमने इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो हो गया आवर्स में, और फिर हमें सेकंड में करना है। एक घंटे में कितने सेकंड है, एक घंटे में 60 सेकंड, 3600, ठीक है, 3600 सेकंड। ऐसे आंसर ना तो हम बेहोश हो जाएंगे। 365 गुणे 24 आवर्स में कन्वर्ट हुआ और इंटू 3600, ठीक है। मतलब ये पूरा टाइम हो गया सेकंड में। अब जरा यहां पर देखो, जैसे हमारा तरीका क्या है, मेथड तो हमारा यही कि भैया इसको साइंटिफिक नोटेशन में लाओ, तो उसके लिए गुणा करो इसकी, और इसको वही पॉइंट में, मतलब पहले नंबर के बाद पॉइंट, बाकी सब 10 पावर में, और सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। लेकिन आप सोचो, इसको अगर आप बैठ के मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो, इसको इससे फिर इसको इससे, तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना। पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इससे करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो हम लोग चूंकि क्या निकाल रहे हैं, और ऑर्डर क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू या अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट। तो अगर ऑर्डर अप्रोक्सीमेट वैल्यू है तो क्यों ना हम अप्रोक्सीमेशन पहले ले लें, ठीक है। तो उससे हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो आप अगर पूरे को कैलकुलेट करके सॉल्व करेंगे तब भी आंसर आएगा, लेकिन एग्जाम में हमें कोई कैलकुलेटर तो देगा नहीं, तो हमें तो कैलकुलेट करना, तो हम कोशिश क्या करेंगे कि इसको हम इजी बना लें। इजी बनाने के लिए सबसे पहले सबको साइंटिफिक नोटेशन में लिख डालो। तो साइंटिफिक नोटेशन हमारा क्या होगा, 3.65 10 to the power 2। अब तो ये तो समझ में आ ही जाना होगा, ठीक है। ऐसे इसको लिखेंगे 2.4 इंटू 10 to the power 1, ठीक है, 1 हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 के बाद 0 लगाएंगे, सॉरी इंटू, और ये क्या हो जाएगा, इंटू 3.6 इंटू 10 to the power 3, ठीक। अब कुछ लोग एक गलती क्या करते हैं, सोचते हैं अप्रोक्सीमेशन ही तो कर रहे हैं तो ऑर्डर लिख देते हैं सीधे सीधे। तो ऑर्डर क्या लिख लेते हैं, कहेंगे 3.65 1 से कम है, सॉरी 5 से कम है तो 1 ले लेंगे, 2.4 5 से कम है 1 ले लेंगे, 3.6 5 से कम है 1 ले लेंगे। तो सारे 1 हो गए, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 तो वो तो 1 हो गया। तो पावर सी तो बची, तो 10 पावर 2 10 पावर 1 10 पावर 3 कितना हो गया, 10 to the power 6। आंसर यहाँ पर 10 पावर 6 लिखा होगा ना। चौथा ऑप्शन क्या है, 10 पावर 6 है ना, इसमें 10 लिख दो, ठीक है। मजा ही किरकिरा कर दिया, ठीक है। तो 10 to the power 6 यहाँ पर, तो 10 to the power 6 जो आंसर है वो आपने अगर टिक कर दिया तो गलत हो गया, क्योंकि आपने गलती कहाँ की बताओ। जैसे आपको लग तो रहा ना कि इसमें तो कुछ गलत किया नहीं हमने, भाई ये 5 से कम था 1 लिया, ये 5 से कम था 1 लिया, 5 से कम था 1 लिया, ठीक है। 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या हुआ, 1। पावर्स को ऐड किया आया 6, तो आंसर आना चाहिए 4, लेकिन वो गलत है, सही नहीं। तो गलती कहाँ की, तुरंत रूल पर पहुंचो कि हमने क्या गलत किया। तो आपको ये बताया गया था कि जब आप किसी चीज का ऑर्डर लिखते हैं तो पहले उसे साइंटिफिक, उस क्वांटिटी को साइंटिफिक नोटेशन में लाते हैं। तो आपने उस क्वांटिटी को साइंटिफिक नोटेशन में कहां लिखा, आपने तो फुटकर में छोटे छोटे पार्ट को साइंटिफिक नोटेशन में लिखा। मतलब अभी इस पूरे को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तब रूल लगाना है, पार्ट्स में नहीं लगाना है। पार्ट्स में लगाओगे तो यही होगा, आंसर सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, लेकिन पार्ट्स में नहीं लगाना, हमें पूरे पे लगाना है रूल। तो हम क्या करें, अभी इसको कुछ हमने सिंपल तो किया नहीं, अभी तो ये वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमें उतना टाइम लगेगा, क्योंकि हमें ऑर्डर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लाने के लिए हमें चूंकि अप्रोक्सीमेशन चाहिए तो हम ऑर्डर निकाल ले, मतलब इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। 5 को हटाएंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, इवन नंबर है ना, कोई चेंज नहीं, 3.6 ही रहेगा। और 6 को हटाएंगे,
6 को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 10⁻², राउंड ऑफ करने के बाद। ठीक है, आफ्टर राउंडिंग ऑफ, यहाँ पर चाहे तो अपना लिख लेना। ठीक है, आफ्टर राउंड ऑफ करने के बाद। ठीक है, तो ये हो गया। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर अगले को कर लेंगे। तो 2.4 को राउंड ऑफ करेंगे तो 4 हटेगा तो 2 ही बचेगा, तो 2 इंटू 10⁻1। ऐसे ही इसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10⁻3। अब देखो 4 इंटू 2 8 और 8 इंटू 4 32, तो ये आया 32 इंटू 10⁻6। तो हमारी गलती क्या हो रही थी हमसे कि जो क्वांटिटी लगभग 32 है, 32 राउंड ऑफ करने से थोड़ा अप्रोक्सीमेशन हुआ, लेकिन ऐसे 30 के आसपास ही आएगी। ठीक है, तो जो क्वांटिटी 32 थी उसको हम क्या लिख रहे थे, 1, और इसीलिए आंसर आ रहा था 10⁻6। जबकि क्या हम 32 को 1 लिख सकते हैं, 10 से ऊपर है तो हम नहीं लिख सकते ना, ठीक, वो 5 से ऊपर है अगर, तो हम लोगों को क्या करना है, इसे लिखना है 3.2 इंटू 10⁻7। अब हम यहां पर लिख सकते हैं एज 3.2 इज लेस देन 5, सो ऑर्डर इज इक्वल टू 10⁻7, क्योंकि वो तो 1 हो जाएगा तो 10⁻7। तो आंसर हमारा पहला आएगा, ना कि चौथा। ठीक है, नोट कर लेंगे। नहीं, ये नहीं बोला मैंने, पार्ट्स को राउंड ऑफ कर सकते हैं, पार्ट्स पे ऑर्डर का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। मतलब राउंड ऑफ करके तो हम इसको लिख सकते हैं 4, ऑर्डर का कॉन्सेप्ट लगाने पर ये 4 नहीं, ये 1 हो गया था। क्योंकि ऑर्डर का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर वो 5 से कम है तो आप उसको क्या लोगे, 1। लेकिन हमने क्या लिखा, तो हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। राउंड ऑफ आप कहीं भी कर सकते हो, अगर आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है तो राउंड ऑफ कर सकते हो। ऑर्डर का कॉन्सेप्ट हम सिर्फ फाइनल स्टेप में ही लगा सकते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने नोट कर लिया वो लोग अगले क्वेश्चन को ट्राई करें। और स्पीड पे आप जरूर काम करना है, स्पीड तेज होनी चाहिए आपकी लिखने की। ठीक है, ये हर चीज आपकी एग्जाम में काम आती है। आप कितने एक्टिव हैं ये एग्जाम में आपको समझ में आता है। कई लोग ऐसे रहते हैं जिनका पेपर इसी वजह से छूटता है क्योंकि उनकी एक्टिवनेस, जैसे आप अभी से जो अपनी हैबिट बना लेंगे वही हैबिट आपकी रहेगी एग्जाम में। आप तेज करोगे एक्सीडेंट हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन गलत हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो आपको जो काम करना वो अभी से हैबिट बनानी। जैसे यहाँ पर है लिखने का है, तो आपको पता है कि हमें ये लिखना है, तो आप इतना अलर्ट रहो कि जैसे ही आपको, जैसे हमने समझाना बंद कर दिया तो आप लिखना शुरू कर दो, हमने समझाना शुरू कर दिया आप रुक जाओ तुरंत। ठीक है, क्योंकि समझना जरूरी है, लिखने से ज्यादा समझना जरूरी है। लेकिन ये भी नहीं है कि अगर हमारे पास टाइम है और हम लिख सकते हैं तो हम ना लिखें। मतलब जितना ज्यादा आप एक्टिव रहेंगे वो उतना ही काम आएगा आपके। ठीक है, क्योंकि जो भी स्पीड बढ़ानी है, जो भी एक्यूरेसी बढ़ानी है, क्योंकि एग्जाम में क्या चाहिए, स्पीड विद एक्यूरेसी। खाली स्पीड नहीं चाहिए, स्पीड में तो काम कर दिया आधे क्वेश्चन गलत कर डाले, स्पीड एक्यूरेसी के साथ, वो अभी से हैबिट में आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, स्पीड पे थोड़ा सा आप काम करिएगा। ठीक है, कई लोगों की स्पीड गड़बड़ होने की वजह से पेपर छूट जाता है। नोट कर लिया आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे। A force of 1500 Newton acts on a body of mass 2 किलोग्राम. What is the order of acceleration produced? जल्दी से बता दो। बिल्कुल सही, सेकंड ऑप्शन 10⁻³ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, ऑर्डर ऑफ एक्सेलरेशन पूछा गया, भाई न्यूटन लॉ हम लोग लगा देंगे, A इज इक्वल टू F/m। F की वैल्यू है 1500 डिवाइडेड बाई 2, 750। इसको हम लोग लिख लेंगे साइंटिफिक नोटेशन में 7.50 इंटू 10⁻²। ठीक है, अब ऑर्डर लिखना है तो चूंकि लिख देंगे एज 7.5 इज ग्रेटर देन 5, सो ऑर्डर क्या लिखेंगे, 10 इंटू 10⁻², दैट इज 10⁻³
मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सोचो कितना आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको ऑर्डर का कॉन्सेप्ट ना पता हो तो आप 750 लिख कर बैठ जाएंगे कि सोचेंगे क्या लिखें इस 750 को हम क्या लिखें। तो वो है एक्यूरेट वैल्यू ये है, लेकिन उसका अगर ऑर्डर देखो तो वो 1000 है। ठीक है, तो इसीलिए हमने कहा था कि ऑर्डर हमेशा एक अप्रोक्सीमेट आइडिया देता है, इसके आसपास कुछ हो सकता है। तो ये ज्यादातर यूज किया जाता है बहुत बड़े या बहुत छोटी वैल्यूज के लिए, लेकिन हम लोग सीख रहे हैं तो क्वेश्चन में कहीं पर भी अप्लाई करके ऐसे दिया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट ट्राई करें। नेक्स्ट में फॉर्मूला लगेगा आपका v बराबर u प्लस एटी। ये तो फॉर्मूला आता होगा सभी को, तो 9th-10th लेवल में पढ़ाया जाता है। हालांकि हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि हम 9th-10th में पढ़ाया जाता है तो हम छोड़ देंगे। ठीक है, बहुत प्रॉपर तरीके से सब पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ चूंकि हमें ऑर्डर का कॉन्सेप्ट समझाना है तो हमने बस आपको बता दिया v इज इक्वल टू u प्लस एटी यूज करना है आपको। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट नोट कर लिया ना ये वाला। If for a body initial velocity is equal to 30, acceleration 2 meter per second square, then find the order of velocity of body after 30 second। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस एटी। हम लोग इसमें वैल्यूज रख देते हैं, तो u की वैल्यू 30 एंड प्लस a हो गया 2 और टाइम कितना है 30 सेकेंड, तो ये 90 आ जाएगा। 60 प्लस 30, अब सोचो आंसर तो हमें पता है 90, लेकिन यहीं पर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है या ऑर्डर पूछ रहा है तो हमें ऑर्डर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो हम लोग इसे लिखेंगे 9.0 इंटू 10 टू द पावर 1। ठीक है, लेकिन यहां पर हमें रूल अप्लाई करना है, 9 जो है वो 5 से ज्यादा है, तो एज 9 इज ग्रेटर देन 5, सो ऑर्डर कितना हो गया 10 इंटू 10 टू द पावर 1, दैट इज 10 टू द पावर 2। ठीक है, अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये नीट में पूछा गया था, ये आपको बस थोड़ा सा समझना है। नीट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉन्सेप्ट भी है और ग्रेविटेशन का भी कॉन्सेप्ट है, तो अच्छे से डेमो हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ये फॉर्मूले जो इसमें यूज होने वाले हैं वो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, लैंग्वेज है थोड़ा सा बड़ी लैंग्वेज यूज की गई थी। हम लोग समझ लेते हैं, मेन ऑर्डर ही निकालना था इसमें। तो जैसे ये तो जो बेसिक फॉर्मूले हैं हम एक बार लिख देते हैं, वैसे तो पता ही होंगे सभी लोगों को, लेकिन लिख देते हैं हम कि जैसे अगर दो चार्ज हैं Q1 और Q2, ठीक है, तो इन चार्जेस के बीच में जो कूलॉम्ब फोर्स लगता है, अगर ये r डिस्टेंस पर है तो वो अट्रैक्शन का या रिपल्सन का कैसा भी फोर्स हो सकता है। अगर सेम नेचर के चार्ज हैं तो कैसा फोर्स, रिपल्सन का, रिपेल करते हैं, और अपोजिट नेचर के 1 प्लस 1 माइनस तो अट्रैक्शन का। तो जो फोर्स होता है वो फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 पावर 9। ठीक है, तो ये तो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो अभी हम लिख नहीं रहे, क्वेश्चन में भी यूज कर लेंगे हम लोग। ठीक है, 9 इंटू 10 पावर 9 वैल्यू होती है। और ऐसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें दोनों के मास की, ठीक है, मान लिया M1 और M2 है और डिस्टेंस है r, तो ग्रेविटेशनल फोर्स रिपल्सन का तो होता नहीं, यहाँ पर तो कुछ भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो जो फोर्स होगा वो अट्रैक्शन का ही होता है, ग्रेविटेशन में रिपल्सन नहीं होता है। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा, मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया और ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, तो वो क्या होता है G M1 M2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 पावर 9 और G की वैल्यू होती है 6.67 10 टू द पावर माइनस। ठीक है, बाकी यूनिट आप लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, यूनिट हो जाएगी। तो सब हम लोग आगे सब सारी चीज पढ़ेंगे, अभी उसकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। जिसको याद है लिखने की जरूरत नहीं, अगर कोई लिखना चाहे तो जल्दी से लिख लेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन पर आ जाते हैं।
ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पर, देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया था। नीट में आप क्या पूछा गया था, सपोज द चार्ज, ध्यान से समझ लेना, आसान है, मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज क्या है वो हम समझा दे रहे हैं तो आप इजीली पकड़ लेंगे क्वेश्चन। सपोज द चार्ज, अब जैसे पहले उसने लिख दिया सपोज, मतलब ये एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, सपोज किया जा रहा है, माना जा रहा है। सपोज द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, लेकिन हमें पता है कि डिफरेंट नहीं होता है, होता तो दोनों पर बराबर ही है ना, एक पर प्लस दूसरे पर उतना ही माइनस। लेकिन उसने कहा कि सपोज कर लो कि चार्ज डिफर कर रहा है, वन ऑफ देम इज माइनस ई, द अदर इज ई प्लस डेल्टा ई। तो जो प्लस वाला है वो प्रोटॉन का होगा, जो माइनस वाला है वो इलेक्ट्रॉन का होगा। इफ द नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d मच ग्रेटर देन एटॉमिक साइज, ये उसने लिख दिया, क्योंकि अगर एटॉमिक साइज से कम होगा तो दोनों एटम एक दूसरे में ओवरलैप कर जाएंगे। तो उसने कहा कि एक d डिस्टेंस पर रखे गए, मतलब दो एटम को d डिस्टेंस पर रखा गया है यहाँ पर, ठीक है। अपार्ट इज 0, देन डेल्टा ई इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, तब डेल्टा ई का ऑर्डर क्या होगा ये उसने पूछा है, गिवन मास ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया गया है, ठीक है। तो आप देखो उसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि सबसे पहले उसने कहा कि मान लो कि दोनों का चार्ज अलग अलग है, तो नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब अब जैसे दो बॉडीज अगर रखी गई तो उनके पास मास भी है, चार्ज भी है, तो चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा। तो उसने कहा कि जो नेट है, किसका नेट, इलेक्ट्रोस्टैटिक का और ग्रेविटेशनल फोर्स का, किसी भी एक एटम पर बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, जो उनके बीच है, तो उसका सम क्या है, 0 है, ठीक है। द नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d, ब्रैकेट वाले पार्ट को मत पढ़ो, ठीक है, वो तो बता दिया गया क्या है, d अपार्ट इज 0। तो जो नेट है, किसका नेट, ग्रेविटेशनल का और इलेक्ट्रोस्टैटिक का, वो क्या है, 0। तो आपको डेल्टा ई का ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि हाइड्रोजन एटम पर टोटल चार्ज कितना होगा। तो वैसे तो एटम है, चार्ज होना चाहिए 0, लेकिन उसने कह दिया नहीं, सपोज कर लो कि चार्ज दोनों पर अलग अलग है। तो हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। हाइड्रोजन एटम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 1 प्रोटॉन होता है, बीच में न्यूक्लियस, उसमें एक प्रोटॉन और चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। तो अगर हम टोटल चार्ज देखें, नेट चार्ज on H atom, therefore net charge on H atom, हाइड्रोजन एटम, H का मतलब हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज उसने कितना दिया, माइनस, और प्रोटॉन पर उसने कितना दिया, E प्लस डेल्टा ई। तो ये E और E तो कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, डेल्टा ई। मतलब वैसे तो हाइड्रोजन एटम पर चार्ज होता 0, क्योंकि वो तो न्यूट्रल होता है, लेकिन उसके हिसाब से उसने जो डेटा दिया उसके हिसाब से उस पर चार्ज आ गया डेल्टा ई। अब उसने कहा नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हमने यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन एटम को रख दिया, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पर हम जब लिखेंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि हम हर एक स्टेप लिखकर आपको दिखाते हैं। अदरवाइज अगर अभी हमें लिखना ना होता, सिर्फ हमें अपने लिए क्वेश्चन सॉल्व करना होता, तो हम ये सब कुछ लिखते ही नहीं, हम दिमाग में कैलकुलेट कर लेते, भैया एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, दोनों का चार्ज, यानी कि दोनों को ऐड करेंगे, चार्ज क्या होगा, डेल्टा ई, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं। लेकिन यहाँ हमें चूंकि लिखकर दिखाना है तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है स्टेप, ठीक है। यहां पर हमने रख दिया दोनों को। अब ये दोनों हाइड्रोजन एटम d डिस्टेंस पर रख दिए गए, इस पर भी चार्ज कितना है, डेल्टा ई, इस पर भी चार्ज कितना है, डेल्टा ई, और दोनों का मास क्या है, mh, हाइड्रोजन एटम का mh, ठीक है। दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो रिपल्सन का, क्योंकि सेम नेचर के चार्ज है तो रिपेल करेंगे। तो यहां पर हमने दिखा दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe, E का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, और यहाँ पर Fe, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अट्रैक्शन का होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमने अट्रैक्शन का दिखा दिया, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, Fg इसकी तरफ और इस पर Fg इधर लगेगा, ठीक है। तो हम एक काम करो, आप पहले इतना लिख लो जितना ये है, ठीक है,
फिर हम लोग आगे स्टेप बाय स्टेप समझते चलते हैं। अब जरा आप दिमाग लगाओ कि अगर उसने आपसे कहा है कि नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो, ठीक है, मतलब वो पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं, मेन पॉइंट तो उतना ही है कि इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशन का जो सम है वो क्या है, जीरो है, ठीक है। तो आप खुद देखो कि अगर इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल का सम जीरो करना है, चाहे हम इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें, तो ये जीरो कब होगा, जब ये दोनों बराबर होंगे। भाई जैसे कोई बॉडी है उस पर 10 न्यूटन फोर्स इधर लगा दो, 10 न्यूटन फोर्स इधर लगा दो, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस पर नेट फोर्स जीरो करना है तो एफ और एफ जी क्या होना चाहिए, बराबर। और अगर इस पर जीरो हो गया तो इस पर भी तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि एफ जी यहाँ भी है वही यहाँ पर है, तो अगर दोनों बराबर हो गए तो इस पर भी जीरो इस पर भी जीरो। वही उसने कहा था, if the net of electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atom placed at a distance d apart is zero, then order। तो हमें कंडीशन मिल गई, कंडीशन क्या हो गई, फॉर एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, फॉर एफ नेट इक्वल टू जीरो। अगर हम चाहते हैं कि नेट फोर्स जीरो हो तो फिर हमें क्या करना है, एफ ई और एफ जी को बराबर करना है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, फॉर एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, एफ ई इज इक्वल टू एफ जी, ठीक है, इतना हो गया। अब हम इन दोनों के फॉर्मूले रखें, तो एफ ई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 मतलब डेल्टा ई स्क्वायर, क्योंकि चार्ज दोनों पर सेम है, और डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, G M1 M2 मतलब MH का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। सारी वैल्यूज रख दो, तो देखो एक तो ये डी और डी तो हो गया कैंसिल, स्क्वायर, बाकी हमें वैल्यूज रखते हैं। अब बार बार क्या लिखना है स्टेप, ठीक है, इधर का लिख लो पहले इतना जो मैंने लिखा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर, अब हमने फॉर्मूला लिख दिया, अब वैल्यूज रखनी है, तो हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं। जैसे ये डेल्टा ई है तो यहाँ हमने लिखा, अब देखो यहाँ पर बाद में नोट कर लेना अभी डेल्टा ई। अब यहाँ हम जी की वैल्यू रखेंगे, जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। MH हाइड्रोजन के लिए उसने आपको मास दे ही रखा है 1.67 10⁻27, तो हम यहाँ रखेंगे 1.67 इंटू 10⁻⁻27 और टू द स्क्वायर हो गया, और डिवाइडेड बाई ये जो वैल्यू है ये कितनी है, 9 इंटू 10⁻9, नीचे आ जाएगा, यहां रख देंगे 9 इंटू 10⁻9। अब सोचो कि इतना बड़ा कैलकुलेशन एग्जाम में अगर आपके सामने आ गया तो क्या करेंगे, छोड़ के भाग लेंगे और क्या, ठीक है। तो लेकिन आप सोचो कि है तो कैलकुलेशन बड़ा, अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन पर आए तो आप सोचोगे इसका स्क्वायर करो, पहले इससे मल्टीप्लाई करो, इससे डिवाइड करो। तो एग्जाम में यही एक क्वेश्चन थोड़े करना होगा, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो आपको यहाँ करना क्या है, नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर उसने क्या कहा है, डेल्टा ई का क्या चाहिए, उसको ऑर्डर चाहिए। तो ऑर्डर का मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू, वो आपसे ये नहीं कह रहा है कि आप एग्जैक्ट बताओ क्या होगे, अप्रोक्सीमेट में हमने कहा था कि पहले उसको साइंटिफिक नोटेशन में ले आओ। साइंटिफिक नोटेशन में भी लाने के लिए भी हमने क्वेश्चन में बताया था कि उसको राउंड ऑफ कर लो, मतलब सीधे हम रूल नहीं अप्लाई करेंगे ऑर्डर का, बीच स्टेप में हम राउंड ऑफ कर सकते हैं, लेकिन रूल लास्ट स्टेप में अप्लाई करेंगे। राउंड ऑफ तो हम कहीं भी कर सकते हैं, तो जैसे इसको अगर हम राउंड ऑफ कर लें तो ये कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा, 7 हटेगा 7 बन जाएगा ये, और फिर ये 7 हटेगा ये 7 आ जाएगा, इसका मतलब यहां पर आ जाएगा 7 इंटू
10 टू द पावर -11 इंटू 1.67, ये 7 हटेगा, ये 7 बन जाएगा, ये 7 हटेगा तो ये 2, राउंड ऑफ का जो रूल है, तो ये 2 आ गया। तो यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4, और 10 टू द पावर -27 स्क्वायर होगा, कितना हो जाएगा 54, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अभी हमने पीछे बता दिया था ना, a टू द पावर m इंटू n, ठीक है, m और n अगर पावर है तो ये 2 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 54, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो गया 9, कितना आ गया ये 28 डिवाइडेड बाई 9 इंटू, ये 9 इंटू 10⁻9 भी है, ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा -20, और इसके साथ ऐड हो जाएगा तो कितना 10 टू द पावर -74, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा ई इज इक्वल टू रूट लगा देंगे, स्क्वायर है ना तो उधर रूट लग जाएगा, तो 28 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस, जब इधर स्क्वायर रूट लगाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी ना। पावर क्या होती है, जैसे जो रूट होता है, जैसे कोई भी क्वांटिटी है x, उसके ऊपर अगर आप रूट लगाते हैं तो इसका मतलब यही तो होता है पावर 1/2, ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगी इधर 1/2, इसके ऊपर तुमने रूट लगा दिया और इसकी पावर को हमें 1/2 करना है, यानी कि इसकी आधी पावर क्या हो जाएगी 37। अब जैसे देखो, अभी आपको लगेगा कि हमें साइंटिफिक नोटेशन में लाना है, अब साइंटिफिक नोटेशन में लाना है, लेकिन हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं कि हम इसको सॉल्व करें, आप खुद अंदाजा लगाओ, 28 की जगह अगर 27 होता तो इसकी वैल्यू कितनी आती, 3 आती ना, जैसे 27/9 क्या हो जाता 3, और 3 का स्क्वायर रूट 1.73, तो ऑलरेडी 5 से क्या आ रहा है, कम आ रहा है ना, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हम सीधे सीधे लिख सकते हैं कि जो रूट 28 डिवाइडेड बाई 7 होगा ये क्या है लेस देन 5, सो ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 टू पावर -37, दैट इज 10 टू पावर -37, ठीक है, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या चीज, अच्छा सॉरी वो, अरे तो छोटी सी बात, वो 7 लिख गया, यही कह रहे थे ना और कुछ नहीं, अब वो 9 को 7 लिख गया, तो ये जो 28/9 है इसकी वैल्यू 5 से कम रहेगी, और 5 से कम है तो क्या होगा 1, तो 1 इंटू 10 पावर -37, ये आंसर हो जाएगा, नोट कर लें। तो इस क्वेश्चन से, एक तो ये क्वेश्चन आप क्या पूछा गया, दूसरा इस क्वेश्चन से हमें थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट कैसे करेंगे, ऑर्डर पूछा गया तो हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, वो सारी चीजें बताएंगे, ठीक है। तो हमने, चूंकि हमें तो हर क्वेश्चन में हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बट जब आप घर पे करेंगे तो आप खुद ही सोचेंगे कि यार कुछ चीजें हम हटा सकते हैं, उनको लिखने की ऐसी जरूरत नहीं रहती, नोट कर लें। तो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं था, बस वही एफ नेट 0 करना था, उसके लिए हमें एफ बी और एफ जी को बराबर करना था, बस इक्वल करके, बस ये कैलकुलेशन कैसे होना था ये आपको बता दिया गया। तो जैसे पीछे भी एक क्वेश्चन में समझाया था वैसे यहाँ पर कैलकुलेशन होना था, ठीक है। बाकी तो जब भी हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो वीडियो लेक्चर्स भी रहेंगे, कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत कर रहा है आप उससे भी देख सकते हैं, आप हमारे पास आकर भी उसको समझ सकते हैं अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं हम लोग।